तो जो ये ज्योतिष की रेमेडीज होती है ना, अब ज्योतिष में देखो तीन चीजें चलती है: प्रिडिक्शंस, गाइडेंस, और उसके बाद होता है रेमेडियल पार्ट। अब क्या हुआ है, लास्ट 20-30 साल से हम जैसे ज्योतिष पढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे टीचर्स से पढ़ रहे हैं, उनमें जो सबसे फेमस टीचर्स हैं वो सारे वो हैं जो गवर्नमेंट से रिटायर्ड है। मैं किसी एक टारगेट टीचर को टारगेट नहीं कर रहा, कम से कम आप 50-100 स्टूडेंट टीचर उठा सकते हो जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है। अब उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड है कि उनको महीने का बहुत कुछ आता है। इसलिए उनके मुंह से एक बात निकलेगी कि रेमेडी नहीं होती, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है ना। तो उन्होंने एक अलग सी थीम चलाई कि भाई आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, ज्योतिष को गूढ़ लेवल पे पढ़ो 500 1000 साल, लेकिन रेमेडी मत कर देना, क्योंकि उनके घर में तो आ रहा है। ठीक है, उनके घर में आज भी वही लग्जरी है जो पहले से। ठीक है ना। और जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनका घर ही एस्ट्रोलॉजी से चलना है, उनको मेन जरूरत पड़ती है इस बात की कि भाई रेमेडियल पार्ट होना चाहिए। और जिस तरह से लास्ट 20 साल में एस्ट्रोलॉजी का स्तर बदला है ना, ये एस्ट्रोलॉजी कम और साइकोलॉजी ज्यादा हो। लोगों को मेंटोर की जरूरत होने लग गई, रादर देन एक प्रिडिक्शन से ज्यादा उन्हें मेंटोर चाहिए जो उनकी बातें सुने और कुछ इजी टेक्निक्स बता सके। या एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर जो जानता भी है भविष्य में क्या होने वाला है, उनकी सारी, जैसे डॉक्टर्स हमारी सारी हिस्ट्री रखते हैं ना, वो सारी हिस्ट्री रखे संभाल के, और वो चीजें हमें गाइड करता रहे, छोटे छोटे कामों में गाइड कर दे। ठीक है ना। तो वहां पे ये रेमेडियल पार्ट निकल के आते हैं। अभी जैसे मैडम ने पूछा था कि भाई वक्री प्लानिट का क्या हिसाब किताब होता है। ठीक है। अब वक्री प्लानिट के साथ चक्कर क्या है कि वक्र होने का मतलब है कि वो चीज में ताकत ज्यादा आ गई। आप इसे ना नेगेटिव मानो ना पॉजिटिव मानो। आप किसी भी कुंडली में किसी भी प्लेसमेंट को नेगेटिव बोल ही नहीं सकते। और ऐसा सोचो ही मत। कल मेरे पे एक चार्ट आया हुआ था, उसने कहा कि वास्तु के था, उसने कहा कि हमारे ना नॉर्थ ईस्ट में किचन है और जब से ये घर लिया हम ना, हमारा ना काम खराब हो गया। तो मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन होने से हो जाता है। कह रहे नहीं सर, साउथ ईस्ट में होनी चाहिए थी किचन। तो मैंने कहा आपका मंगल 10वें भाव में है? कह रहे नहीं। तो कह रहे नॉर्थ ईस्ट में सर मंदिर होना चाहिए। तो मैं कहा भाई, अब वो क्या थे, यूके में थे लेकिन थे ही एस्ट्रोलॉजर। तो मैंने कहा जो हमें काल पुरुष की कुंडली बताई गई ना कि पहले भाव में मंगल हो, पांचवें में सूर्य हो, वो एक अजम्पशन है, कल्पना है वो। ऐसी वास्तु में एक कल्पना है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए, साउथ में बेडरूम हो, और कहाँ पे क्या हो, वो एक कल्पना है। उसे काल पुरुष बोलते हैं, इधर वास्तु पुरुष बोलते हैं। और अगर उसी चीज को आप एक्सेप्ट कर लो तो वो अपने भेद बताएगी। ठीक है ना। वो सिंपल सा ये काम करती है कि जब किसी ग्रह को आप डीप में समझना स्टार्ट करते हो, चाहे वो पॉजिटिव बैठा है चाहे नेगेटिव, उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं बताने के। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि कलयुग में नीच ग्रह ज्यादा अच्छे काम कर जाते हैं उच्च ग्रहों से। ऐसा नहीं उच्च ग्रह काम नहीं करते, लेकिन उच्च ग्रह को संभालना बड़ा भारी पड़ता है। ये चक्कर हो जाता है। तो 99% रेमेडीज तो आपकी गाइडेंस में ही आती है, अगर क्लाइंट बात मान ले तो। फिर वो बोलता है कि नहीं जी कुछ उपाय ही बता दो। ठीक है ना। जब हमें कुछ ऐसे उपाय देने पड़ते हैं जो उसके सबकॉन्शियस तक जाके जुड़ जाए। ठीक है ना। और अगर कोई उपाय, आपकी कोई भी बात, जैसे एक सिंपल सी बात बता दो, हनुमान चालीसा। ठीक है, आप देखो किसी के लिए तो बहुत बड़ा काम कर देते हैं और किसी के लिए हिल के नहीं देती। ऐसा नहीं है कि कुंडली में योग नहीं है हनुमान चालीसा। जब क्लाइंट की आपके लिए डेडिकेशन बहुत अच्छी है ना, या आप किसी के अवचेतन तक उतार सकते हो वो चीज को, तो हनुमान चालीसा काम कर जाएगी। ठीक है ना। तो वो चीज हो जाती है। तो सर बकरी प्लान। ऐसा कुछ है क्या, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ऐसा कुछ है क्या हनुमान चालीसा अगर किसी का मंगल अकारक है या एट्थ लॉर्ड है या कुछ सिक्स लॉर्ड है, ट्वेल्थ लॉर्ड है, तो उसको वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसको इनहेंस कर देगा? मैडम, जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी थी ना, तो उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं था।
ये तो ज्योतिषियों ने जबरदस्ती अपने पास पकड़ ली। जी जी। समझ गए? एक थेरेपी होती है साउंड थेरेपी, ठीक है ना? साउंड थेरेपी में सारे मंत्र भी आते हैं, जितनी चालीसा आती है वो सब आते हैं। जब हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसमें भी साउंड का आदान प्रदान हो रहा है। और साउंड का ये माना जाता है कि ये पूरी बॉडी को, ऑरा को बड़ी जल्दी बदलता है। अब किसी व्यक्ति के अंदर आपको वीरता जल्दी से जगानी हो तो हनुमान चालीसा अच्छा काम करके देगी। अगर किसी के अंदर आपको डेडिकेशन बढ़ानी है तो काली माता उस पर जल्दी काम कर देगी, क्योंकि वो रूप देख के वो अपने भी डर जाएगा। लेकिन चक्कर ये है कि वो सच में ही आपकी बात माने, तो ये जरूरत पड़ जाती है। अब जैसे आपने वक्री ग्रह का बोला, अब जैसे किसी की कुंडली में बुध वक्री हो, जो बहुत नॉर्मल केस है, और शायद 18%, 100 में से 18% लोगों का बुध वक्री होता है। अब जिसका बुध वक्री होता है ना, उसके साथ दिक्कत क्या होती है बेचारे के साथ, उसका दिमाग ना थोड़ा सा तेज होता है नॉर्मल लोगों से। और उसकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है ना, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर, वो नॉर्मल से भी तेज होता है। और उसको ये प्रॉब्लम आती है कि मैं नॉर्मल हूँ या अब नॉर्मल हूँ, क्योंकि जितने में कोई और पढ़ रहा है मैं उससे ज्यादा पढ़ पा रहा हूँ। जितना टीचर उसे समझा रहा है ना, जैसे एक क्लास है 40 बच्चों की, और उसमें 4 बच्चे बुद्ध बकरी के हैं, वो टीचर जितना पढ़ा रहा है उससे ज्यादा पढ़ जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा मतलब जल्दी खोज खोज लेते हैं। वो तो सन के नियरेस्ट है, बुद्धि है, तेज चलेगी। और यही बात ना उनको ना अपने ऊपर डाउट कराती है कि मैं कुछ गलत तो नहीं सीख गया। वो बार बार रीचेक करेगा चीजों को। सेंस ऑफ ह्यूमर तेज बन गया, लेकिन आसपास जो भीड़ होती है ना, हमें उनके साथ कोरिलेशन करना पड़ता है। और भीड़ क्या कहेगी, भाई तू पागल है, तो धीरे धीरे उसको लगेगा शायद मैं ही पागल हूँ। बट वो ज्यादा समझदार है, बुध वक्री वाला। बुध के अंदर वक्रत्व जब भी आ जाएगा, जब बुध के साथ कोई वक्री प्लानेट जुड़ जाए, लाइक राहु जुड़ जाए, केतु जुड़ जाए, तो भी बुध के अंदर वक्रत्व आ जाता है। और इसलिए वो बंदा थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव करने लगता है, क्योंकि उसका दिमाग ज्यादा तेज है। अब बताओ, इसे आप क्या समझोगे? एक ऐसा वरदान जो अपना ही गला काट रहा है। कई भगवानों के वरदान, जैसे शिव जी का कोई भी वरदान कभी कामयाब नहीं है। जिसने भगवान शिव जी से वरदान मांगे, बाद में उन्हीं को मार देते हो। मतलब शिव का वरदान झेलना भारी चीज है। वक्री उसी में से समझो। ये चक्कर हो जाता है, वक्री जिस जो भी प्लेनेट वक्री होगा, ये समझो उसकी ताकत बढ़ गई। अच्छा, जैसे शनि वक्री हो गया, हो सकता है उसके अंदर लेबर क्वालिटी 3 गुना बढ़ जाए, सेवा देने की ताकत बढ़ जाए, एक्स्ट्रा कर दे। ठीक है। अब जुपिटर अगर किसी का वक्री हो जाएगा, तो उसके अंदर ज्ञान लेने की जो ताकत है, एक ब्रेन कैपेसिटी है, वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। ठीक है। अब ज्ञान ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली अहंकार भी बढ़ेगा। और अहंकार तोड़ने की रेमेडी सबसे बढ़िया क्या है? देखो, 4 वो होती हैं, कास्ट होती है। ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, और शूद्र होता है। शूद्र के बाद की कैटेगरी ही होती है, एक 5वीं कैटेगरी होती है, उसे बोलते हैं चांडाल। जो लोग ये करते हैं ना, मांस काटते हैं, ठीक है, कसाई टाइप के, जो जल्लाद होते हैं, जो फांसी लगाते हैं, जब कोई महामारी फैल जाए, लोग मर जाए, तो उनको उठाते हैं, शवों को ढोते हैं। ये शूद्र के काम नहीं है, ये चंडाल के काम। तो ये चंडाल कम्युनिटी होती है। और जब ब्राह्मण से शूद्र वाला या चंडाल वाला काम कराया जाए ना, तो उसकी सारी अकड़ नीचे आ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना भाई, गुरु दिख रहा है हैवी, डेली अपना टॉयलेट साफ करो। भगवान के पास जाना है और प्रॉपर अपना माथा टिकाना है उनके आगे। ऐसे हाथ नहीं जोड़ना, हाथ में भी एक अहंकार है, माथा टिका दे सामने, नाक रगड़ दे, ईगो सर टूट ये जाएगी। रिपीट करना थोड़ा, गुरु का क्या बताया? गुरु मैडम वक्री हो जाएगा तो ज्ञान ज्यादा प्राप्त करेगा नॉर्मल से, ये वो समझ आ। है ना? और वो ज्ञान के साथ अहंकार तो आएगा। गुरु
देखो ये नेचुरल प्लानिट है, सूर्य और गुरु के अंदर अहंकार नहीं हुआ तो बात ही नहीं बनती। लेकिन अगर गुरु वक्री हो गया किसी कुंडली में, या जुपिटर राहु के साथ आ गया, जैसे हम चंडाल दोष ही बोल देते हैं, वो बड़ा फेमस है, तो ऐसे व्यक्ति की अहंकार को बैलेंस करना जरूरी है कि उसका ज्ञान तो डिवाइन है, लेकिन वो अहंकार बढ़ गया उसका। जैसे हम देखते हैं ना कि भाई हमारे गुरुजी हैं, इतनी ऐठ में रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन जिस दिन बोलते हैं उस दिन हमें पता चलता है हाँ भाई ये डिवाइन बंदा है, बाकी टाइम वो अपनी अकड़ में है। ठीक है, तो उस अहंकार को बैलेंस करने के लिए अब इसे आप गुरु राहु का उपाय भी समझ सकते हो, ठीक है, या गुरु बकरी का भी, कि उसे ऐसे काम कराए जाएं जिससे अहंकार टूटता हो। जैसे अब बोलो भी गुरुद्वारे में सेवा दे दो या मंदिर में सेवा दे दो, लेकिन ना अब इसके अंदर भी लोगों ने ना एक अहम ढूंढ लिया। पहले ये उपाय बड़ा काम का था कि लंगर में सेवा दे दो, लंगर बांट दो, जूते संभाल लो। और जब से ऐसी रील्स आनी शुरू हुई ना सोशल मीडिया पे कि एक करोड़पति जा रहा है और वो ये सेवा दे रहा है, तो लोगों ने कहा नहीं अब हम भी करेंगे। एक रेमेडी एक कालखंड में कामयाब थी, लेकिन दूसरे कालखंड में वो शायद नाकामयाब हो, क्योंकि लोगों का सोचने का तरीका बदल गया। अपना ही टॉयलेट धोना है और इसकी पोस्ट आप सोशल मीडिया पे डाल भी नहीं सकते हो, किसी को बता भी नहीं सकते, ऐसे काम करा। लोग तो अपने आप को भक्त होने में भी अहंकार समझ रहे हैं आज की डेट में, तो आप भक्त वाली चीज भी नहीं दे सकते। भाई केदारनाथ जाने पैदल, वो तो उसी में बीच में पूरा पॉडकास्ट बना देगा चढ़ते चढ़ते, तो वो उपाय कामयाब नहीं है। आप ये नहीं कह सकते भाई ये नंगे पैर चढ़ गया, कोई फायदा नहीं है। माइंडसेट में सेवा तो आई नहीं ना। माइंडसेट में तो ये था ना मेरे कितने पीछे वो बढ़ रहे होंगे फॉलोअर्स। तो गुरु, आजकल तो लोग है ना, किसी की डेथ भी हो जाती है ना, उसके भी लाइव कर देते हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स की, वो रोने की बजाय पे कि वो उनकी अस्थि विसर्जित करें तो दान देने जाए तो, मतलब सोशल मीडिया इतना ज्यादा लोगों के और दिमाग पे मैंने तो हावी हो फोटो, रखा है। सर मैं तो सेल्फी देखी है। कहता रहा हूँ ये, मतलब डेड बॉडी के साथ कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बड़ा ही कई बार हमें ताज्जुब होता है सब। हाँ, तो जो ये वर्ड है ना देश काल पात्र, ये बहुत ताकतवर वर्ड है। और जहाँ ये 50-60 साल में चेंज हो रहा था, अब ये 5-7 साल में चेंज हो रहा है। लोग बहुत तेजी से अपने खान पान को बदल रहे हैं, बहुत तेजी से, मतलब 2 साल पहले जो उनकी हैबिट्स थी वो चेंज हो रही है, 2 साल बाद वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर को फोकस करना पड़ता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो किस टाइप का है। ठीक है, गुरु बकरी आज भी वहीं पे स्टैंड करेगा, लेकिन कैसे किसी का अहंकार तोड़ना है वो अलग बात आ जाती है। आप बकरी ग्रह को तो बैलेंस कर लोगे, आप किसी के बाधक को बैलेंस करके देखो, जब पता चलेगा। किसी बंदे के बाधक को छेड़ के देखो, जब वो आपको जो भीनी भीनी सुनाएगा ना, जब पता चलेगा कि बाधक किसे कहते हैं। किसी तुला लगन वाले की बेइज्जती करके देखो, जो 5 नंबर राशि है ईगो, फिर वो बताएगा लड़ाई बिल्कुल किससे। सही कहा सर। ठीक है ना, किसी मिथुन लगन वाले को उसके ज्ञान के बारे में बोल के देखो, जब वो बताएगा लड़ाई किसे कहते हैं, क्योंकि वही तो बाधा है। आपको अगर कोई क्लाइंट आया, सबसे पहले उसको बाधक पे ना उसको टोंट मार दो, और वो टोंट अगर झेल रहा है तो समझ लो वो व्यक्ति, आप उपाय दो या मत दो, तरक्की करने वाला है। और अगर वो टोंट को नहीं झेल पा रहा तो समझ लो आप उपाय दो या मत दो, वो तरक्की नहीं करने वाला। बाधक पूरी तरह स्टैंड करके दिखाएगा। और ये बहुत सिंपल सा रूल है बाधक का, कि वही तरक्की कराता है जब उसको समझ लिया जाता है। तो वक्र जो चीज है ना, वो चाहे अच्छा बैठा है बुरा बैठा है, वो सेकेंडरी चीज है। आप अच्छा बुरा भी देखो ही मत, आप ये समझो कि जो जहां बैठा वहां ठीक है, लेकिन आपको बस समझना है। आप एक बार बताओ, आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए काफी साल हो गए आपने बताया, आपको कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन पता है जिससे ड्रग्स बेचने से फायदा होता हो? पर एक तो राहु तो आता ही आता है उसके अंदर जो है, राहु होता है मेनली ड्रग्स के लिए तो। नहीं साथ नहीं, में कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन राहु तो सबकी कुंडली में है। राहु मंगल को भी जोड़ा जा सकता है जो है। ड्रग्स सेलिंग बताओ, लड़कियां सप्लाई करने से किसको फायदा, कौन सा कॉम्बिनेशन है? सर शुक्र का आएगा, फिर उसमें राहु शुक्र का आएगा। राहु शुक्र का आएगा सर, लड़कियों में फंस जाता है, लेकिन इसी काम से वो बहुत बड़ा हो जाए। जैसे अच्छा काफी आप, लड़कियां सप्लीमेंट्स में, लड़कियां ड्रग्स। प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूशन का काम सर। हाँ हाँ, मैंने समझा लड़कियां ड्रग्स सप्लाई।
मैं ये नहीं कह रहा प्रोस्टिट्यूशन फंसना, प्रोस्टिट्यूशन को बेच देना। जी जी जी। आप कॉम्बिनेशन नहीं बता पाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशन नहीं है। ऐसे कॉम्बिनेशंस को छुपाया जा रहा है ताकि समाज में अराजकता ना फैल जाए। तो जिस कॉम्बिनेशन को आप बहुत बुरा कहीं समझ के बैठे हो, तो जरूरी नहीं है कि, जैसे मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ, नीच मंगल, इनके हाथ से सबसे बढ़िया शराब पकती है। क्यों? शराब की हाँ, रिक्वायरमेंट क्या है जब शराब बेसिक में बनती है? उसको हीट चाहिए। राहु मंगल सर, राहु मंगल बोला ना? सर नीच मंगल, कौन सा सर? नीच मंगल, मंगल चार, मेष का मंगल। कर्क का। नहीं, कर्क का, नीच का मंगल। मेष का मंगल, ओके, वो एक्चुअली जैसे बोल रहे थे ना तो क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, नीच का मंगल है सर। सर थोड़ी सी वॉइस तेज हो सकती है? मैडम मेरी तरफ से फुल है, फिर भी मैं थोड़ा कैमरा पास कर लेता हूँ। जो अब नीच का, बिकॉज मेरे भी कैमरे में क्या है ना, माइक कैमरे में लगा है, तो शायद आपको आवाज मेरी भी थोड़ी कम आती है। नहीं मेरे को तो कसर क्लियर है। नीच का मंगल क्या है? मतलब अब मंगल के पास इतनी अग्नि है, वो किसी का भी कत्ल कर सकता है। भाई 10 नंबर वाला देखेगा मारना है नहीं मारना, मंगल नीच वाले को। अब शराब की रिक्वायरमेंट क्या है? कंटिन्यूस हीट चाहिए उसे। ठीक है, आप किसी भी बड़े शराब के मेकर जिनकी फैक्ट्रीज है बड़ी बड़ी, उनका देखोगे मंगल नीचे ही मिलेगा। और एक चीज और बताता हूँ, उनके नॉर्थ ईस्ट में किचन ही मिलेगी आपको, और छोटी नहीं, बहुत बड़ी मिलेगी। यानी नॉर्थ ईस्ट का किचन वाला, जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा दे रही है, जिस चीज की प्राइम रिक्वायरमेंट ये है कि हीट अच्छी मिल जाए, और भीनी भी नहीं मिले, क्योंकि पानी है ना, तो धीमी धीमी हीट चाहिए। तो ऐसी चीज में कामयाब हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन कई छुपाए जाते हैं, क्योंकि अगर ओपन ग्रंथों में लिख दिया जाए कि ये व्यक्ति अगर शराब बेचेगा तो फेमस हो जाएगा, तो फिर बड़ी दिक्कत आ सकती है। आज भी काफी सारी जो मेडिसिन है ना, वो नहीं बताई जाती, क्योंकि वो बहुत खतरनाक मेडिसिन है। तो काफी सारी रेमेडीज ऐसी होती हैं जो आपको ना खुद बूझनी पड़ेगी कि भाई क्या काम चीज कर सकती है। अब जैसे मैं इस कोर्स को ना थोड़ा डिस्कशन मोड में ही चलाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं तो ठीक है सर, हमारा ज्ञानवर्धन हो रहा है बहुत सारी चीजों से लेकर। ठीक है। तो अब जैसे 8 नंबर राशि होती है, डेड राशि है, डेथ की राशि है। 8 नंबर राशि से कौन से फूड जुड़ेंगे? सर जड़ से निकलने वाले। आपने कहा जड़ से निकलने वाले, मैं कह रहा हूँ सारे जो मर चुके वो भी निकलेंगे। नॉन वेज निकलेगा सर। ठीक है। जिनकी, मतलब जो, जिनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिस फूड की, शहद, शहद की रेमेडी सबसे ज्यादा होती है। शहद के अलावा और फूड जिनकी लाइफ जब बहुत ज्यादा है, जैसे ये हो गए अपने, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स। है तो ड्राई ना, इनको तो बिल्कुल सुखाया जा रहा है। शिलाजीत, ये एक तरह का गोंद है ये, जो कई साल में जाके बनता है। तो वो चीज देखनी पड़ेगी। अब किसी के 8 नंबर लगन है, उसको पहली बात तो आपको यही बोलनी पड़ेगी ना कि बासी खाना नहीं खाना, डेड फूड है ना वो भी, या फ्रोजन फूड नहीं खाना। और आप देखोगे कि डार्क साइंस की तरफ इंसानों का रुझान कितना ज्यादा तेजी से जा रहा है। सात्विक विद्या कोई नहीं सीखना चाहता, एस्ट्रोलॉजी में हम एंटर तो करते हैं, लेकिन एंड में हम वही जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज है। ठीक है, कामयाब कोई नहीं है। लेकिन 8 नंबर राशि को जितना एक्टिव किया जाएगा, उतना हमारा रुझान इन चीजों की तरफ चला जाएगा, डेड चीजों की तरफ चला जाएगा। 8 नंबर राशि में आप ड्राई फ्रूट लोगे तो वो तो हाइजीनिक चीज है, शहद ले रहे हो हाइजीनिक है। लेकिन सेम टाइम पे आप कह रहे हो कि फ्रोजन फूड के बिना मेरा काम ही नहीं चलता, या नॉन वेज के बिना काम नहीं चलता। जैसे आप, आपने एस्ट्रोलॉजी में कई बार एक रेमेडी सुनी होगी कि सबसे पहले नॉन वेज छुड़ाते हैं।
आपको जहां दिख रहा है ना कि 8 नंबर राशि इसकी एक्टिव हुई पड़ी है, वो दिक्कत देगी। वहां पे सबसे पहले जैसे तुला लगन है, 8 नंबर राशि सेकंड हाउस में आ गई, ठीक है ना, तो वहां पे छोड़ना पड़ेगा अगर दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि वो सेल्स को जाके डैमेज करते हैं। और जीवन वाले फूड कौन से आ गए, जो डायरेक्ट, सीधा डायरेक्ट आपके पास आ जाए, उनके अंदर कॉन्शियसनेस हद से ज्यादा होती है। जैसे आपको किसी का बुध खराब दिखे कि इसमें ना अकल की थोड़ी सी कमी है, उसको फ्रेश फूड खाने को बोल दो कि भाई आप चाहे सैलेड खा लो चाहे फ्रूट्स खा लो। और वो फ्रूट भी ना, अब आपको एज ए एस्ट्रोलॉजर ये सर्च करना पड़ेगा जिसमें प्रोसेसिंग कम होती है, भाई काफी सारे फ्रूट फ्रूट आते हैं जो प्रोसेस होके आते हैं, ठीक है ना। फ्रेश फ्रूट या फ्रेश जो ये सब्जी होती है, कच्ची, कच्चा खाना, ये तुरंत सबकॉन्शियस माइंड को जगा सकती है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जब जगता है ना, आपका दिमाग तेजी से जगेगा, होश आएगा, तो आपको ना बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, क्योंकि अब आपको एकदम से रियलाइज होगा कि आप लाइफ में कहाँ आ गए। और तुरंत आप फिर आप बेहोशी वाली कोई चीज मांगोगे, शराब मांगोगे, गरिष्ठ भोजन मांगोगे, क्योंकि तुरंत आपको वो बेहोशी चाहिए, क्योंकि सच्चाई बड़ी खतरनाक हो जाएगी उस टाइम पे। जैसे शिव जी हैं, शिव जी ना अपने सेट हैं, सेम टाइम पे विष्णु जी हैं, वो पूरे अवेयर होके बैठे हैं, ठीक है। तो विष्णु, तुलसी होती है, तुलसी ना बड़ी तेजी से दिमाग चलाती है, तो विष्णु जी पे तुलसी चढ़ती, शिव जी पे निषेध है, तो शिव जी होश में आने चाहते ही नहीं, है ना। अब डिप्रेसिव कोई इंसान है या जिसको एंजाइटी है, उनको, उनकी दवाई क्या होती है, उनकी दवाई आप डॉक्टर्स के पास कभी देखना, उनकी दवाई हमेशा ड्रग्स होती है, नींद दी जाती है। और हमारे पास भी काफी सारे भोजन ऐसे हैं जो सुला सकते हैं किसी व्यक्ति को, लंबा टाइम के लिए वो दे सकते हैं, ठीक है। एक औषधि होती है विजया, हालांकि उसको सिंपल भाषा में अफीम बोलते हैं। और अफीम के बीज होते हैं, उनको वो बोलते हैं, अपने नाम सुना होगा मैडम, तो कमर के लिए खाते, कमरकस, अफीम का बीज होता है। और उसके वो मतलब जैसे लड्डू में भी खाते हैं बना के, कई चीजों में खाते हैं, ठीक है। एंग्जाइटी पेशेंट को वो चीज देनी शुरू कर दी, इसमें कोई बुराई नहीं। होम्योपैथिक मेडिसिन का बेस क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है। कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी डिप्रेशन बिना पेट खराब हुए बन ही नहीं सकता। चाहे किसी का आशिक छोड़ गया हो, किसी को कई सौ करोड़ का घाटा लग गया हो, डिप्रेशन नहीं कोज हो सकता जब तक पेट खराब ना हो। आप इसको ऐसे समझ लो, जब तक फिफ्थ हाउस खराब नहीं होगा, इंसान में जीवन बना रहेगा, ठीक है ना। आप उसको सिर्फ पेट खोलने की होम्योपैथिक मेडिसिन भी अगर रिकमेंड कर दोगे, बात बन जाएगी। वो कहेगा आपसे कि पेट खराब है, आप कहोगे मुझे मतलब नहीं है, तो करना बस, बस रेमेडी कर। पीसीओडी का केस आ जाए, फाइब्रॉइड का केस आ जाए, सारे लीवर के केस हैं, इनका प्राइवेट पार्ट से कोई लेना देना नहीं। सिंपल सी बात बता दो। कोई रात को कहे कि यार रात को हमें भूत दिखते हैं, वो लीवर का केस है, क्योंकि लीवर का सबसे पहला इफेक्ट आंखों पे होता है, ठीक है ना। तो पेट खोलने की मल्टीपल जो भी रेमेडीज होती है, चाहे आपको कैसे पता चले, कोई व्यक्ति अगर 10 से 12 किलोमीटर चल सकता है, तो उसको वेरिकोज वेन्स या sciatica पेन नहीं होगा। जो कहते हैं कि हमें 30 साल की उम्र में ये हार्मोनल इम्बेलेंस आ गया, 10th वीनस, 11th वीनस, या वीनस करप्ट हो जाए 8th हाउस में। हालांकि जिसके वीनस 12th हाउस में होता है मेल के, उसकी वाइफ के भी होता है, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति जो अपने पैरों पे प्रेशर डाल सकता है, पजेब अगर भारी डाल सकते हैं, जूते भारी पहन सकते हैं, तो भी ये चीज नीचे हो जाएगी। अब वो बात अलग है कि आप उस पजेब में क्या
एस्ट्रोलॉजी डालते हो कि भाई अपने घर से लानी है आपको या ऐसे मंदिर में रखनी है फिर पहननी है, वो काम तो फिर भी करेगी। ये चक्कर हो जाता सर जैसे मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है, ये नसों की दिक्कत होती है और ये हमारी फैमिली में ही रन करता है, तो ज्यादातर फीमेल्स में है ये फैमिली में, है। फीमेल्स को ही होता है मैडम। फाइब्रोमाइल्जिया। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, मुझे जहां तक लगता है शनि, अब शनि बुध का कॉम्बिनेशन जैसे, या शनि मतलब बुध भी नसें हो गई, शनि हो गया, वो इस टाइप की, क्योंकि अर्थराइटिक लाइक क्रॉनिक डिजीज है, हम्म, मतलब स्टिफनेस नसों में है ही है। शाइटिका पेन पूरी फैमिली में रन कर ही रहा है, शाइटिका सर्वाइकल। अब एक किताब आती है आयुर्वेद निघंटु, ठीक है, बड़ी फेमस किताब है। उस किताब में ना एक बात लिखी हुई है कि पपीता, मतलब पपीते का डेली सेवन बहुत थोड़ा, वो किसी भी जेनेटिक प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। जेनेटिक तो समझ गए ना, कि जो पिछली चलती आ रही है, कि आपने जैसे प्रॉब्लम बताई कि ये चलती आ रही है, हालांकि sciatica या वेरिकोज वेन सारे पेट से ऑपरेट होते हैं, इनका पैरों से कोई लेना देना नहीं है, ये समझ जाओ। जब ब्लड का सर्कुलेशन नीचे नहीं हो पा रहा तो उन्होंने ऊपर से ब्लड का सर्कुलेशन रोक दिया, तो पैरों को खून पूरा नहीं मिल पा रहा, उससे दर्द होना शुरू हो जाता है। आप देखना ना, मोस्टली जिनके दर्द है उनका वेट ज्यादा मिलेगा आपको, पता है लोगों को क्यों नहीं हो रहा। नहीं सर, हमारी फैमिली में जैसे है, तो जो पतले भी हैं ये फैमिली में रन करता है, पतले भी हैं, और मैं जब बहुत पतली थी, मैंने बहुत ही आपको, ज्यादा पतली थी, मुझे तभी हो गया था। मैं आपकी बात मान रहा हूँ मैडम, मैं कह रहा हूँ सिंपल सी चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया कि पपीता एक ऐसी रेमेडी है जो कहती है कि कैसे भी जेनेटिक दोष को दूर करता है। एक अजीब सी बात बताता हूँ, ओके सर। एक बहुत अजीब सी बात बताता हूँ, किसी घर के भ्रम स्थान के दोष को भी दूर कर सकता है डेली पपीता खाना। मतलब किसी के भ्रम स्थान में दोष है, तो तीन उसका तरह की वास्तु होती है, ध्यान रखना, स्थिर वास्तु, नित्य वास्तु, चलित वास्तु। स्थिर वास्तु का मतलब क्या है कि आपका जो घर है जैसा बन गया, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। चलित वास्तु, जैसी आपकी फर्नीचर की प्लेसमेंट है, चीजों को आपने लगाया कैसे। नित्य वास्तु आपका लाइफस्टाइल। भाई 8 8 माले की बिल्डिंग है, 8 फ्लोर की, ये सारा वास्तु एक जैसा, सबकी जिंदगी एक जैसी क्यों नहीं है। यानी स्थिर वास्तु एक लेवल तक इम्पैक्ट डाल पा रहा है। और अलग बात पता है क्या है, बिकता मार्केट में स्थिर वास्तु है, चलित का कोई लेना देना नहीं भाई, आपको टेबल या फर्नीचर कैसा लगाना है। और नित्य की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि उसमें पैसा नहीं बनेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल में सुधार कर रहा है, देखो, आप किसी भी फेमस जैन मंदिर में चले जाना, नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रसाद बनता है, खाना नहीं बनता, प्रसाद बनता है। प्रसाद जुपिटर की फॉर्म मोशन हो गई एक तरह से, फूड है बट उसके अंदर जुपिटर आ गया, गुरु और मंगल का मिलन हो गया ना। और अगर किसी को आपको मिल रहा है कि मंगल नीच का है, 4 नंबर राशि में है, जो कि गुरु का एग्जॉल्टेड है, या किसी के नॉर्थ ईस्ट में किचन है, तो आप कहोगे भाई पहला खाना भगवान का बना दो। किचन को इतना पवित्र रखना कि इसमें कोई भी चप्पल लेके मत जाना, बिल्कुल अच्छे से डिजाइन बनाओ, अन्नपूर्णा माता की मूर्ति रख दो, स्टैचू रख, वो रख दो, फोटो लगा दो, तो गुरु और मंगल मैच करेंगे, मंगल का नीचा तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। खाना जो बढ़िया क्वालिटी का देसी घी होता है, मतलब ऐसी ओरिजिनल जो अ, मसाले होते हैं, कच्चे मसाले बढ़िया क्वालिटी के लाओ, वही किचन फायदा देना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जो कच्चा मसाला है वो हर्ब्स होती है, मसाले तो वो पिस के बनते हैं, कच्चे मसाले हर्बल क्वालिटी रखते हैं। और नॉर्थ ईस्ट मेडिसिन का जोन भी है, इवन वो जगह आपको फायदा देना शुरू कर देगी। तो जो मैं पपीते की बात बता रहा हूँ ना, पपीता किसी के घर में अब ब्रह्मस्थान में दोष है, लेकिन डेली लाइफस्टाइल अगर उसकी इस टाइप की बनाओ ना, तो एक बार को, चलो घर नहीं बिक रहा किसी भी रीजन से, एक बार को बैलेंस आ जाएगा।
अब साउथ साउथ वेस्ट है, डिस्पोजल जोन मानते हैं कि वहां पे जो भी चीज आएगी वो डिस्पोज होगी। अगर कोई बंदा, ये जो शूद्र लोग होते हैं, इनको टाइम टू टाइम देता रहता है, तो साउथ साउथ वेस्ट का दोष अप्लाई नहीं होता उस पर। साउथ वेस्ट में किसी का गड्ढा है, एंट्री है, टॉयलेट है, जो अब ये अमावस्या आएगी ना पितृपक्ष की, सब पितरी अमावस्या बोलते हैं, इस पे छोटा सा हवन कराते हैं। 1 साल तक वो दोष अप्लाई नहीं होगा, जब तक दूसरी अमावस्या ना आ जाए। तो ये नित्य वास्तु क्या होती है कि आपके लाइफस्टाइल से आप वास्तु बैलेंस कर सकते हो। सेम हाल कुंडली के साथ भी है। ये हवन पंडित जी को बुला के कराना है या अपने आप कर सकते अपने आप कर लो, बहुत छोटा हवन होता है, गायत्री मंत्र की 108 वो देनी आहुति। पंडित जी ले आ जाएंगे तो भी क्या जा रहा है, आपके पितरों का वो है। और आप देखना इसका रिजल्ट, मतलब ये तो अभी हम ड्यूरिंग कोर्स ही देख सकते हैं, आप करा के देखो, इसका रिजल्ट खुद ही बताओगे। बहुत ताकतवर चीजें होती है। और हमारे धर्म में एक चीज देखना, सूर्य की हर गति के हिसाब से कोई ना कोई त्योहार बनाया गया है। जब तक आप उसको नहीं समझोगे कि आपका सूर्य किस राशि में है और उस पर क्या त्योहार है, और जब तक उसको सेलिब्रेट नहीं करना सीखोगे, तो शाइन करने के बारे में तो भूल जाओ। सूर्य शाइन करना है, ये तो पक्का है ना, सूर्य शाइन कराएगा जहां बैठा राजा है। राम जी ने क्या किया, अयोध्या से निकल निकाल दिया जी। किष्किंधा पहुंचे, चित्रकूट पहुंचे, लंका पहुंचे, जहां जहां पहुंचे थे वहां के राजा उस टाइम वो थे। और जहां जहां नहीं थे वहां चप्पलें राज कर रही थी। राजा तो राजा है, सूर्य किसी भाव में जाए वो तो राजा है। उसकी एक्टिविटी पकड़नी है। एक्टिविटी क्या होती है, राशि होती है हमेशा। भाव क्या है, मेरा इमोशन। वो सूर्य जहां बैठा वहां तो मेरा इमोशन जागेगा, मैं राजा बनूं। लेकिन कैसे, वो राशि बताएगी। और आप पकड़ो उस हाउस, उस मंथ के त्योहार पकड़ो और उसके पीछे का बेस पकड़ो, आपको सारा खुल जाएगा कि अब आपको लाइफ में क्या करना है। क्या वो मैडम साइलेंट हो गई? सर इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, जैसे जी सूर्य सर, अगर मैं साथ साथ में नोट्स बना रही हूँ, कई बार बाद में नहीं बना पाते तो जी मैं साथ साथ में नोट्स बना। सर। सूर्य 2-3 राशियां बोलते हैं सर, कि अगर यहाँ पर सर मैं इस हाउस। बहुत बहुत सिंपल सी एक रेमेडी बताता हूँ, बहुत सिंपल सी। आज भी गोल्डन टेम्पल में ना, हरमंदिर साहिब में, एक हर संक्रांति के दिन स्नान होता है। ठीक है, जो वहां पे सरोवर है ना, उसमें स्नान होता है, सारे करते हैं, सरदार लोग। उपाय देखो ना, हर संक्रांति के दिन सूर्य की राशि जहां परिवर्तित हो रही है, अपने आप को उससे बैलेंस करो। ये बहुत स्ट्रोंग उपाय है। और हमारे वालों को ये चीज मालूम ही नहीं। अगर हम आप किसी से वर्ड बोल दो संक्रांति, तो वो पता है क्या कहेंगे, मकर संक्रांति, जबकि संक्रांति तो हर महीने आती है। जी जी जी, वो एक ही समझेंगे, मकर संक्रांति। एक ही बोलते हैं, बस यही डायलॉग बोलते हैं, मकर संक्रांति बता। सर नहीं, ये सूर्य संक्रांति है ना, उन लोग को मकर संक्रांति पता होती है खाली। तो सूर्य जब भी हर महीने अपना रूप बदल रहा है ना, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा एक बात और है सर, लोग बड़ा प्राउडली आके कहते हैं कि हमने तो संक्रांति वाले दिन शादी रख दी, हमने तो संक्रांति वाले दिन घर का मुहूर्त, उनको है। लगता वो है ये कष्ट होता है अच्छी वो। बात है। लेकिन वो कष्ट है, वो संक्रमण हो रहा है, हम कहते हैं अरे ये क्या किया, सूर्य तो कष्ट में है, उल्टा उसके लिए दान पुण्य पूजा पाठ करो। आप संक्रमण बोलते हो, हम कहते हैं संक्रमण नहीं हो रहा। यहाँ पे ना सुषुम्ना नाड़ी जग जाती है, जब भी दो चीज एक कन्वर्ट हो रही होती है ना एक से दूसरे में, वहां पे सुषुम्ना नाड़ी होती है। ना लेफ्ट होती है ना राइट होती है, वहां पे कोई भी मेटेरियलिस्टिक काम नहीं बनते, आध्यात्मिक तो सारे बनेंगे। न्यूट्रल होती है, दोनों सांसें चल रही है जिस टाइम। हाँ, तो उसको नेगेटिव ना समझ के ऐसे समझो कि सूर्य जब राशि बदल रहा है तो उसमें आ जाएगा, सुषुम्ना में आ जाएगा, इसलिए उस टाइम आध्यात्मिक काम जितने भी होंगे, शुद्धि वाले जितने भी काम होंगे, वो सारे लगे, क्लियरली लगेंगे। चक्कर ये है ना, आप जितना बेसिक पकड़ते जाओगे आपको ज्यादा इजी मिलेगा। अब कल की बात है, कल एक स्टूडेंट को मैं वो पढ़ा रहा था, उसने मेरे से पूछा शुक्र राहु। और ये ना, चक्कर क्या है कि आज की डेट में बड़ा फेमस है शुक्र और राहु। तो शुक्र तो सबको चाहिए, हालांकि बहुत मुश्किल चीज है। इस लाइफ में सब कुछ पाया जा सकता है, सूर्य को भी जीता जा सकता है, शुक्र नहीं जीता जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान की शुक्राणु ही होती है। तो शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन। तो मैंने उनको बोला, जो दिवाली आती है ना, दिवाली स्वाति नक्षत्र में आती है। ठीक है, और दुनिया की पहली दिवाली
राहु ने बनाई थी, शुक्राचार्य को बीच में बैठा के चारों ओर दिए लगा दिए थे, और शुक्राचार्य ने उसको वरदान दिया था कि आज से ये दीपोत्सव माना जाएगा। फिर उस दिन बड़े बड़े इवेंट्स होने लगे, और फिर वो दीपावली, फिर आप जितने भी धर्म देखते हो उस दिन कोई ना कोई बड़ा इवेंट है। ठीक है। अब जब शुक्राचार्य ने राहु को भेजा शिव जी के पास, जा भाई अमृत का वरदान मांग ले, लेकिन शिव जी से वरदान मत मांगिए, और शिव जी मना कर देंगे। शिव जी से पूछना अमृत कहाँ मिलेगा। तो राहु जाता है शिव जी से, बोलता है कि अमृत कहाँ मिलेगा। शिव जी कहते हैं पहले ये बता तेरे को अकल किसने दी है। शुक्राचार्य ने। तो शिव जी कहते हैं कि भाई अब तू जाएगा, कुछ कुछ सालों बाद अमृत मंथन होगा, समुद्र मंथन होगा, और उसमें अमृत निकलेगा। तू जाके सूर्य के बराबर में बैठ जाइयो, तुझे कोई नहीं पहचानेगा। वो कहता क्यों नहीं पहचानेगा। वो कहते तेरी जो माँ है ना, माँ थी आ, होलिका, सिंघालिका, वो मेरी वो थी शिष्य, तो उसको आग नहीं लग सकती थी, मेरा वरदान है। तो सूर्य के बराबर में बैठेगा, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन सूर्य है, वो कई हजार साल पहले से जानता है कि तू मेरे बराबर में आके बैठेगा और मैं तेरे को अमृत पीने दूंगा। मतलब तेरी हेल्प सूर्य खुद ही कर देगा। ठीक। अब ठीक है जी, लेकिन एक काम करियो, अगर जाके ना किसी को ये प्लानिंग मत बता दियो, वरना तेरा सिर के टुकड़े हो जाएंगे। तो ठीक है जी। राहु नीचे आते हैं, शुक्राचार्य से मिलते हैं। जब तक तो बहुत साल बीत चुके होते हैं, शुक्राचार्य अमर थे। तो शुक्राचार्य पूछते हैं हाँ भाई क्या बताया। तो राहु कहता है मैं नहीं बता रहा। तो शुक्राचार्य टेलीपैथी से उसके मन के अंदर जाके देख लेते हैं, फिर कहता है चल मत बता, मुझे पता चल गया। और तेरा पड़पोता पोता राजा बलि वो कर रहा है, राजा बन चुका है, जा उससे मिल। राजा बलि को जाके बताता है राहु की भाई मैं तो स्वर भानु, राहु का उस टाइम नाम होता है स्वर भानु, कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे गया था और मेरी पीढ़ियां खत्म हो गई, मैं शिव जी से मिलने गया था, बस शिव जी से मिलने गया था और कोई काम नहीं था। वहीं पे वो देखता है कि मीटिंग हो रही है समुद्र मंथन की, तो राहु समझ जाता है कि भाई मेरा काम होने वाला है। तो सब कुछ ठीक है जी। जाते हैं, देखते हैं समुद्र मंथन चल रहा है, और राक्षसों को बेवकूफ पड़ रहा है। तो राहु को दिखता है, उसको दिखता है सूर्य के बराबर में जगह है, वहां जाके मुझे बैठना। तो जैसे ही वहां जाके बैठता है, तो सूर्य सूर्य के बराबर में जगह क्यों होती है, कि सूर्य के बराबर में सूर्य का तेज कोई नहीं झेल पा रहा, राहु झेल पा रहा है। क्योंकि राहु को वरदान था, राहु की माँ को वरदान था। ठीक है जी, बैठ जाता है जाके और वो पी लेता है। चंद्रमा बोलते हैं कि चंद्रमा ने वो खा दिया भेद, और विष्णु जी ने गला काट दिया। अब चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा पहचानता है। विष्णु जी क्या करते हैं, घूर के देखते हैं राहु को। और राहु क्या करता है, विष्णु जी को बोलता है यार मुझे ना शिव जी ने भेजा, इतने में गला काट देते हैं। फिर गला काट देते हैं, एक तरफ गला धड़ पड़ा है और एक तरफ शरीर पड़ा है। जब सब कुछ निकल जाता है, सबको पिला देते हैं। तो राहु से बात करते हैं। राहु कहता है भी मेरे को तो ऐसे ऐसे भेजा था। तो विष्णु जी से बात बोलते हैं, तुझे कहा किसने था बोलने के लिए, मना किया था ना बोलने के लिए। ठीक है। वरना तो मेरे सुदर्शन में अग्नि अस्त्र भी है, मैं अभी तेरा वो भी सुखा सकता हूँ, क्या कहते हैं, अमृत भी सुखा लूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन तू उसी दिन अमर हो गया था जब शिव जी से मिला था, और उसी दिन तू वक्र हो गया था। शिव जी से मिलने के बाद तू वक्र हो चुका, क्योंकि तेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी कि अब तुझे कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने तेरा बस गर्दन ही अलग करी, बाकी तू अमर रहेगा। ठीक है। अब बात क्या है कि शुक्राचार्य की सलाह से राहु अमृत पीने में सफल रहा, मतलब सबसे बड़ी चीज मिली। और हम कहते हैं कि भाई जो राहु को ये चीज मिली ना, इसमें राहु को बहुत कुछ खोना पड़ा, इवन अपनी गर्दन भी हटवानी पड़ी बोलने की वजह से। तो जब शुक्र राहु हो किसी कुंडली में, शुक्र राहु का पीरियड आ जाए, जो माना जाता है बड़ा खतरनाक पीरियड, इसमें आदमी को ना सिकुड़ना चाहिए और बोलना नहीं चाहिए, वरना दिवाला निकलेगा। दिवाला वर्ड पता है क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि राम जी को वनवास भी सूर्य तुला में ही हुआ था, और राम जी का वापसी आगमन भी सूर्य तुला में ही हुआ था। क्योंकि भरत ने एक कसम खा रखी थी कि एक दिन भी ऊपर हुआ तो आत्महत्या करूंगा। तो आत्महत्या नहीं हुई, ऊपर ही वो राम जी एक्यूरेट टाइम पे वापस आए।
राम जी को एंड तक याद था कि मुझे टाइम पे पहुंचना है। ठीक है। तो दिवाली और दिवाला राम जी का एक ही टाइम पे निकला था, सूर्य जब तुला में था, नीच में था। ठीक है। और दिवाली किस दिन है? शुक्र राहु के मिलन पे। शुक्र राहु आपको वो चीज भी दे सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन जुबान से अपना सीक्रेट नहीं देना था, वरना पिटाई होगी। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लाइफ की व्यक्ति शुक्र राहु में ही करता है, जो उसे पूरी जिंदगी रोना आता है कि मैंने ये क्यों करी। तो ये चक्कर है। लेकिन आप इस स्टोरी में एक चीज देखोगे कि राहु सूर्य की कहीं ना कहीं दोस्ती है, जो कि हम कह रहे हैं कि पितृदोष है। ठीक है ना। जब हिरण्य कश्यप को पता चलता है कि हमारे खानदान में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो भविष्य में जाके अमर होने की ताकत रखता है, तो हिरण्य कश्यप बड़ा खुश होता है। वो कहता है जहाँ जाना जा। ठीक है ना। और हिरण्य कश्यप की जो बहन है, सिंघालिका, राहु की रियल मदर, वो भी उसको छोड़ देती है, 5 साल की उम्र में छोड़ देती है। तो इनकी लड़ाई विष्णु से है, लेकिन सन कहीं ना कहीं इन्होंने अच्छा वो ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो शुक्र राहु की कंडीशन में, जैसे किसी का नक्षत्र ही स्वाति नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र शुक्र राहु का अपने आप में मिलन है, भाई तुला राशि के अंदर पड़ता है। ठीक है ना। तो उसका तो उपाय ही यही है, भाई स्वाति नक्षत्र में उसको राव अमृत पीने को मिला, लक्ष्मी जी भी निकली। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे प्योर नक्षत्र बन गया। लेकिन समय क्या था? जुबान को शांत रखना, चक्कर ही आ जाता। अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो सबको ना बताए, और ज्यादा जब तक काम ना बन जाए, इस टाइप से मतलब उसको समझा। मैम, शुक्र राहु के पीरियड में ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट ना ही करो तो अच्छा है। ओके। तो कोई उन मेजर। उनको उनको कैसे गाइड करें कि आपको चुप रहना है या ज्यादा, मतलब किस सेंस में, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दीजिए। हाँ। अब देखो, चुप रहने का, किसी को बोल दो चुप रहना और वो चुप रह ले, ऐसा नामुमकिन है। आप किसी को छोटी प्रैक्टिस दो। तंत्र शास्त्र में कहते हैं कि आप किसी को छोटी प्रैक्टिस दो, बड़ी अपने आप हो जाएगी। आप उसको ऐसा टास्क दे दो कि आपको 1 घंटा मौन व्रत रखना है। ठीक है ना। उसमें आप मोबाइल खेलो, मंत्र जा वो कुछ भी करो, टीवी देखो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अगर आप ये कहोगे ना मोबाइल देख लो, टीवी देख लो, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़े दिनों में ना उसका खुद का मन नहीं करेगा कि मैं मौन हूं, मुझे कुछ नहीं करना। फिर वो कहेगा 1 घंटे से 2 घंटे बढ़ा के देखता हूँ। ये मर्करी 12 की भी रेमेडी है, ध्यान रखना। मर्करी 12 वाला बहुत बोल के अपना नुकसान करता है। मर्करी 8 की भी यही रेमेडी है। ठीक है। तो आप इस टाइप की रेमेडी दे सकते हैं। हनुमान बाहु की यहाँ पे बड़ा अच्छा काम करते हैं। हनुमान जी मैसेंजर बने थे राम जी के आने के। ठीक है ना। अगर आपको शुक्र राहु की युति में कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा ना कि भाई अब तो इसका, इसने कर भी दी और ये बर्बादी की हो रहा है, हनुमान बाहु को वहां पे भी रोक देगा उसको। कि इतनी स्ट्रोंग दिक्कत आ रही है, इतना स्ट्रोंग दर्द हो रहा है, तो हनुमान बाहु वहां पे काम करके देगा। तो हनुमान बाहु क्या है, कोई मंत्र है या सर कोई ये पाठ जैसे है? मंत्र हमें नहीं जैसे पता। चालीसा है ना, हनुमान चालीसा, वैसे हनुमान बाहु भी एक बुक है। तुलसीदास हनुमान जी ने बाहु। लिखा था जब उनको शारीरिक पीड़ा हो रही थी, बाहों में दर्द हो रहा था और झेला नहीं जा रहा था, तब उन्होंने हनुमान बाहु लिखा था। तो अच्छा, तो ये वो यूट्यूब पे मिल जाएगा? हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा, जैसे चालीसा मिलती है ना बाजार में, हनुमान बाहु भी मिलता है। आप मेनली बॉडी पेन के लिए, है सर। बॉडी पेन के लिए, शरीर बॉडी में दर्द। सर बॉडी पेन के लिए भी है, लेकिन कोई 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 ऐसा आ जाए जो झेल नहीं रहा, हम्म। जो लगता है कि भाई कल का दिन भी कैसे निकलेगा, हनुमान बाहु वहां पे भी काम कर देता है, वहां पे काम कर सकते हैं। सर ये कुंडली के अंदर एक मेरे को थोड़ा सा हमेशा डाउट रहता है कि शुक्र, इसको राहु और केतु को कब हम लोग अच्छा मान के चलो और कब खराब मान के चलो? तब सर इनको ना कभी अच्छा और कभी बुरा मत मानना, इनकी कोई जात नहीं है। हम्म। इनकी कोई लगन के फेवरेबल हैं। ठीक है।
अच्छा रिजल्ट दे देंगे चाहे कहीं भी बैठे। जैसे जैसे 2 नंबर लगन और 3 नंबर लगन, ये राहु की फेवरेबल जगह है, जुगाड़ गुण। 8 नंबर और 9 नंबर इनको जुगाड़ नहीं आते, यहाँ पे केतु फेवरेबल हो जाता 8 और 9 के लिए, वृश्चिक और धनु के लिए। है। हाँ, तो आपको लगन के हिसाब से कंफर्टेबल पोजीशन देखनी पड़ेगी कि इनकी कंफर्टेबल ये इस लगन में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उच्च भाव के हिसाब से। हाँ, जैसे राहु कहीं भी बैठा है, केतु कहीं भी बैठा है, वो चीज मत देखो आप, ये देखो ये लगन वाले के लिए कंफर्टेबल रहता है नहीं रहता। ठीक है ना। जैसे राहु की सिंपल सी वैल्यू है कि भाई अगर आप कुंडली में मरकरी को संभालने में सफल रहे तो राहु अच्छा हो गया। के जुपिटर को संभालने में सफल रहे, केतु अच्छा हो। ये चीज आप देख सकते, वो आपको थोड़ा इजी रहे। क्योंकि राहु का जब उपाय होगा ना, अब राहु के उपाय में ना एक वो चीज सुनी होगी, नारियल प्रवाहित कराते हैं। हाँ जी। ठीक है, नारियल क्यों प्रवाहित कराते हैं कि राहु एक मुंड है और नारियल भी एक मुंड है। दूर करने के लिए अपने से उसके लेकिन बाहर। जो मुंड है ना सर, वो मेष राशि भी है। तो कहीं राहु के उपाय में कहीं मेष राशि का कांड मत कर देना कि भाई राहु के में क्या बताते हैं कि नारियल भाग। ठीक है, लेकिन आप ये देखना कहीं मेष राशि फेवरेबल तो नहीं है आपके चार्ट की, तो दिक्कत दे जाएगी। जैसे किसी का मेष लगन हो या उसके त्रिकोण में आ रही हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए उसके लिए। तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नारियल पानी जैसे पीना बढ़िया बोलते हैं हम कि भाई नारियल पानी, लेकिन वो मेष राशि का भी उपाय है। नारियल खाना भी मेष राशि का उपाय है। ठीक है ना। हालांकि नॉन वेज वाले में अगर उपाय दे तो नॉन वेज में थोड़ा बचना चाहिए, मटन खाना उपाय होता है। ठीक है। तो जैसे 9 नंबर लगन होता है, 9 नंबर लगन वाला इमोशनलेस इंसान, क्योंकि चंद्रमा तो कर्क राशि तो अष्टम में चली गई। तो सबसे पहले जैसे पंडित होते हैं, जन्म का और मरण का एक साथ खा सकते हैं, वो एक ही दिन भी खा सकते हैं। उनके अंदर इमोशन नहीं है, इस वजह से वो खा पा रहे। तो ये तो जब आपके सामने क्लाइंट आएगा ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके पास राशि का प्रभाव ज्यादा आ रहा है या लगन का आ रहा है, या पता चले इसके नाम का ही प्रभाव पूरा आ रहा है। नाम का तो आएगा, नाम से नहीं बच सकता क्योंकि वो तो नाम। सर मेरा नाम भी आराधना हो गया, लगन भी मीन है और चंद्र राशि भी धनु है। तो सभी जगह गुरु का प्रभाव। तो तो ये मैडम लगन आने की वजह से माँ बाप ने नाम दे दिया, यही मान सकते हैं ना हम, क्योंकि पहले तो लगन आया था। जी सही है। यानी कोई भी चीज एक दूसरे से बिछड़ी हुई नहीं है। जी ट्रू। ठीक है ना। अगर कोई इंसान अपने नाम को ढंग से जज करे, वो देखेगा मेरी कुंडली भी ऐसी है। तो नाम किसने दिए थे? सूर्य और चंद्र ने दिया आपको नाम। ओके। और सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होती है? नेम चेंज। जब इंसान देखो, योगियों के लिए क्यों नहीं है, योगी सबसे पहले अपने सूर्य चंद्र को छोड़ता है क्योंकि वो अपने कुनबे से रिश्ता तोड़ता है। वो कहता है ना मेरा अगला है ना मेरा पिछला, उनको अलाउड है। ठीक है। बेसिक लाइफ से कई बार हमें अपनी असली पहचान छुपानी हो तो भी हम नाम चेंज करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हो कि भाई मेरे नाम में मुझे कुछ करेक्शन कर दो, तो आप अपने सूर्य चंद्र पे कहीं ना कहीं शक कर रहे हो। और बिना मन के आत्मा नहीं जीती जाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंसान के पास जो चीज आई है वो उसको गिफ्ट ना मान के उसमें करेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। और हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान की क्रिएशन में गलती से भी गलती नहीं है। बस उस क्रिएशन को समझना है कि भाई हमें क्या मिला। ठीक है ना। माता के दर्शन इतना अच्छे घोड़े नहीं कर पाता जितना अच्छे से खच्चर कर रहा है। बस मानो तो सही हम खच्चर है, माता भी मिलेगी ही। ये दिक्कत अच्छा है सर। है ना। आपको अभी बता दो, इतने बड़े सुनार नहीं होते जितने बड़े कबाड़ी होते हैं।
स्क्रैप का काम बहुत बड़ा काम है, इतना बड़ा गोल्ड का काम नहीं है। मानो तो सही आप कबाड़ी हो। सर गोल्ड खत्म मेरे होता जा हस्बैंड रहा है, कबाड़ बढ़ता जा रहा है दुनिया के अंदर। पर मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में यही लोग कमाने वाले हैं। सर मेरे हस्बैंड मैक्स हॉस्पिटल में है, और जब हमें बताते हैं वो कि मैक्स के वेंडर्स जितने मर्जी हों, करोड़ों की मशीन वाले भी हों, लेकिन जो रोज में स्क्रैप उठा के लेके जाता है, खासकर वो सर्जरी वाला कटे हुए टुकड़े एंड ऑल, तो वो सबसे ज्यादा अमीर है, क्योंकि वो अगर थोड़ी देर भी लेट हो जाता ना तो उसकी डिमांड सबसे पहले होती है हॉस्पिटल में, भाई स्क्रैप वाला नहीं आया। तो जब आप रेमेडियल पार्ट देते हो ना किसी को, तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एस्ट्रोलॉजर के साथ दिक्कत क्या आती है? एस्ट्रोलॉजर ना अपनी कुंडली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। सपोज करो मैं आपसे कहूँ कि भाई आप ना मैडम डेली एप्पल खाया करो, और मुझे पर्सनली एप्पल से चिढ़ है, तो मेरी आत्मा में और मेरी जुबान में गड़बड़ हो गई। वो चीज कभी प्रूव नहीं होगी जो आत्मा और जुबान के बीच में गैप क्रिएट करेगी। अगर मेरी आत्मा भी उस चीज को लेके पक्की है और मेरी जुबान भी, वो चीज हैपन होगी और आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो पीछे से आई है बात। वो मेरे गले से नहीं आई है, वो ऊपर से आई है। और जो चीज मैं ही नहीं कर सकता, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ भाई आप ना ऐसे ऐसे करना, और पता चले मैं खुद नहीं कर सकता वो काम, वो रेमेडी कामयाब नहीं है, गलती से भी नहीं। मैं आपसे कहूँ कि भाई शराब नहीं पीनी और मैं खुद शराबी हूँ, उपाय काम नहीं करेगा। सर जैसे हर लगन के हिसाब से हम लोग रेमेडीज पे जाएंगे, या जो जैसे अभी हम लोग डिस्कशन पे आ रहे हैं सारी सर चीजें, हम देखेंगे कि जैसे आप ना, हम ना धीरे धीरे हर चीज में ऐसे आ ही जाएंगे, जैसे अभी 9 नंबर लगन पे आ गए हम। हाँ जी। तो ऐसे करते करते हम सारे लगन कवर कर लेंगे, बड़े आराम से कर। क्योंकि अभी है ना एक दो चीजें और आती है, जैसे जैसे जब मैंने ना लाल किताब भी पढ़ी थी किसी से, तो इसमें क्या था, उन्होंने कुंडली के हिसाब से तो हमें बताया, लेकिन एक कई बार ऐसा होता है हमारे पास कुंडली नहीं होती किसी की, सिर्फ सिम्टम्स होते हैं, अभी उसको परेशानी आ रही है कुछ भी चीज, तो इसी तरह ज्योतिष में भी कुछ लोग परेशान है, उनको चाहे शारीरिक परेशानी है, मानसिक है, या फैमिली रिलेशन में परेशानी है, तो कई लोगों के पास कुंडली नहीं होती, ऐसे काफी लोग आ भी जाते हैं, रिलेटिव होंगे लॉर्ड साइड में, या काफी, तो वहां पर भी परेशानी आती है, उसको भी थोड़ा कवर कीजिएगा कि अगर किसी का हमें नहीं पता होगा तो हम उसको कैसे करेंगे। सर देखो लाल किताब ना, लाल किताब में कुंडली चलती ही नहीं, बहुत कम चलती है। लाल किताब में चलती है कि सामने वाला क्या पूछ रहा है, उसके सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसके शारीरिक सिम्टम, उसके घर के सिम्टम और उसके क्वेश्चंस। जैसे बच्चे का क्वेश्चन है तो पांचवा भाव नहीं देखते, केतु पकड़ते हैं, ठीक है ना। और फिर उसकी हरकतें पकड़ते हैं कि वो केतु जैसी हरकतें कर रहा है या एंटी केतु हरकतें कर रहा है। जैसे आके वो कहे कि भाई मेरी पीठ में दर्द है, तो एंटी केतु हो गया। बात यह है कि डिस्कशन में तो बहुत कुछ खुल जाएगा। अब जैसे आपने बोला आपने लाल किताब पढ़ी, लाल किताब के हिसाब से मंदिर कौन सा भाव होता है? अब तो मुझे याद भी नहीं है, मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, आपको सही बात वैदिक के बताओ। हिसाब से बता दो। हाँ जी। वैदिक के वैसे हिसाब, तो पता है कि मंदिर को हम लोग नॉर्थ ईस्ट से नॉर्मली काउंट करते हैं, नहीं सर और वैदिक के यहाँ हिसाब से कौन सा हाउस होगा? वैदिक के हिसाब से हम लोग नाइन्थ हाउस को लेके चलते हैं, धर्म वगैरह के नाइन्थ लिए। हाउस होता है ना, हम बोलते हैं धार्मिक यात्रा मंदिर की करनी, नाइन्थ हाउस को लेते हैं। धर्म धर्म को लेके चलते हैं, तो नाइन्थ लेके चलते हैं वैदिक हम लोग। ठीक है, देखो 3 हाउस मेनली मंदिर से जुड़े होते हैं, 2, 9, 11। 11 में होती है हमारी इच्छा पूर्ति, तो मंदिर तो बहुत जरूरी जगह है। सेकंड हाउस जो होता है ना, वो मंदिर की ओवरऑल प्रॉपर्टी होती है। जैसे मंदिर की पूरी प्रॉपर्टी, जैसे 4 एकड़ में मंदिर फैला है, ठीक है, और बिल्टअप तो छोटा ही होगा, तो सारी प्रॉपर्टी सेकंड हाउस होती है। जैसे हम कहें कि भाई मंदिर में जाओ थोड़ी देर बैठ के आ जाओ परिसर में। 11th हाउस होता है बिल्टअप एरिया। 9th हाउस इज गर्भगृह। तीनों चीजें डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड हाउस में तो मंदिर जाना ही ठीक है। स्ट्रक्चर में कुछ दान देना है मंदिर के बनते हुए, जो स्ट्रक्चर में आ जाए, वो 11th हाउस की रेमेडी है। पूरा गर्भगृह तक चीज जानी चाहिए, भगवान को भोग लगना चाहिए, पिंडी तक पहुंचना पहुंचना चाहिए, 9th हाउस की रेमेडी। तो जब ये माइक्रो रूप में चीजों को काटोगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई सेकंड की, जैसे कुछ लोग क्या कराते हैं मंदिर के, एक केतु की उपाय होता है ये, झाड़ू दिलवाते हैं कि मंदिर की दहलीज पे झाड़ू मारो, ये बच्चे का उपाय होता है, ठीक है ना। ये
सेकंड हाउस का रेमेडी या 11th हाउस का, सेकंड और 11th को मिलाया जा रहा है ऐसे समझ लो, ठीक है ना। और जहां आप कहते हो कि भाई सीधा मंदिर, जैसे हम कहते हैं ना वो लगाना है, क्या कहते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, और पंडित जी हमसे लेके तुरंत चढ़ा देते हैं, ठीक है, वो बन जाती है हमारी 11th हाउस की रेमेडी। और जो मंदिर का मेन गर्भगृह है, जो मेन वो है, जो उन्होंने भगवान ले, वहां तक अगर हम भोग लगवा रहे हैं, वो 9th हाउस की रेमेडी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और रिपीट कर दीजिए। सेकंड का आपने बोला मंदिर की स्ट्रक्चर। टोटल, मंदिर स्ट्रक्चर नहीं, मंदिर टोटल, मंदिर कितना बड़ा है, जैसे मंदिर में पार्क भी होता है मैडम, पार्क अच्छा, भी होता है, कुआं भी होता है, सब कुछ होता है ना, चप्पल रखने की जगह भी होती है। तो जैसे मतलब अगर, जैसे बिरला मंदिर है, बहुत बड़ा है, हाँ, कहीं कहीं बैठते हैं तो तो वो सेकंड अगर हाउस पर आप कहीं भी जाओगे। सेकंड हाउस की रेमेडी अगर किसी को करानी है तो बोल दो कि मंदिर में जैसे कह देते हैं ना, पत्थर लगा दो, ईंटें दान कर दो, तो मतलब उसके स्ट्रक्चर वो में। 11th हाउस की रेमेडी है। अच्छा, वो 11th की। सेकंड हाउस की रेमेडी में मंदिर के परिसर में थोड़ी देर बैठ के आ जाओ। और सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट हो उसके अकॉर्डिंग ही तो बताएंगे ना हम लोग, जैसे किसी का जुपिटर बैठा है या ऐसे ना, कोई जैसे ऐसा है। सपोज करो आपको जुपिटर दिख रहा है, शनिचर दिख रहा है, तो उस टाइप की एक्टिविटी कर सकते हैं कि मंदिर के परिसर में जूतों की सेवा कर ले, जूते संभाल ले, इस टाइप की रेमेडी बन जाएगी। तो ये तो क्या है, जब आप बेस समझ जाओगे, रेमेडी अपने आप अंदर से फूट जाएगी। केतु क्या होता है, गणेश जी है, ठीक है, तो वहां पे जाके बाहर जो गणेश जी है उनको वो कर सकते हैं, प्लीज कर सकते हैं, ठीक है। राहु कौन है, शाम, खाटू श्याम भी राहु है, ठीक है। शिव तो कृष्ण जी का जो काले वाला स्वरूप है, माया, वो राहु है, ठीक है ना। कोई गॉड जो है वो राजा की फॉर्म में है, राजा राम, जो कि हमारे अयोध्या वाले हैं, वो राजा की फॉर्म में है, वो पांच, ये सूर्य वाले राहु राम जी हो गए, 5वें हाउस के राम जी हो गए, वो राजा हैं। वही वो फैमिली में होते तो कहीं कहीं वो तुला वाले भी हो सकते हैं, समझ गए सर। अब ये चीज तो आपको वो करनी पड़ेगी कि भाई ये, जैसे ही आपको जैसे हनुमान जी तो पता ही है, मंगल के आएंगे, बुध के देवी हो जाएगी, बेस पता चल जाए, बाकी चीजें छूट फूट जाएंगी अपने आप ही, कि कौन से भगवान का क्या रूप है। काली, जुपिटर सैटर्न, जुपिटर जब 10 नंबर राशि में आता है तो नीच का है, ठीक है ना, जगह जगह लुटेगा अपनी ईमानदारी से, काली के पास भेज दो, काली माता बताएगी कि कैसे चल। सेम चीज शनिचर के साथ भी है, कि शनि जब 9 नंबर राशि में आ जाए, 12 नंबर राशि में आ जाए, तो भी वो जुपिटर 10 वाली हरकत कर देगी। काली, भैरव, ये जुपिटर और सैटर्न का लिंक है, इसलिए बोलते हैं कि इनके इफेक्ट जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि आसपास के ऑरा को ये भगवान बड़ी जल्दी क्लियर करते हैं, साइंस की। जैसे शनिदेव अगर 9th हाउस में है तो आप बोल रहे हो भैरव मंदिर, भैरव जी की पूजा करना, गुरु और लाल भैरव, किताब के 9th भैरव हाउस। और काली। भैरव या काली को, भैरव या काली, जुपिटर और सैटर्न को मिलाना है सर। मैं मान रहा हूँ लाल किताब में चीज लिखी, लेकिन लाल किताब में क्यों लिखी अब समझ में आ जाएगा। कि काल पुरुष की 9th राशि के अंदर शनि बैठ गया, अगर हम देखें क्योंकि वहां पे तो सिर्फ काल पुरुष की कुंडली चलती है लाल किताब में। सर लाल किताब कहती है कि राशिफल और भावफल 50-50% पढ़ो, और जो अप्लाई हो रहा है वो मान लो, ठीक है ना। लाल किताब की जो व्याकरण है ना, वो जरूरी होती है पढ़नी, लाल किताब के भावफल मत पढ़ा करो कभी, व्याकरण जरूरी है। तो हाँ, वो बात आपकी सही है, जैसे सैटर्न किसी का 9 नंबर हाउस में बैठ गया, तो अब आपको जुपिटर और सैटर्न को मिक्स कर देना है, काम कर जाएगी वो चीज, वो बड़ी जल्दी काम करती है। क्यों? क्योंकि जुपिटर वो गर्भ है जो पेट में था, अब उसको वो एनवायरनमेंट चाहिए मस्ती के लिए, जिस सोच के साथ सोल ने प्रवेश किया था ना, वो जुपिटर था। और जैसे ही हम बड़े हुए, हमें वैष्णव हवा लगी, तो सोल पर्पस धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है, मतलब हमारी अवेयरनेस और हमारी सोल के बीच में डिफरेंस है। जुपिटर जहाँ है उस तरह से जब आप जुड़ते हो तो जुपिटर सोल पर्पस से जुड़ जाते हो, जुपिटर 8th में है तो कहाँ से जाना है, कहाँ पे जाना है,
लॉन्ग लिविंग गॉड पे जा सकते हो, हनुमान जी। सिंपल सी चीज है, हनुमान जी पे जाया जा सकता है, शिव जी पे भी जाया जा सकता है, मार्कंडे पुराण पढ़ा सकते हैं। भाई उसकी तो एज ही कम थी, 16 साल थी। शिव जी ने 16 साल पता नहीं कौन से वाले कर दिए। तो जो आपके ये पुराण है ये इसमें काम कर जाते हैं, मार्कंडे पुराण इसमें अच्छा काम करेगा। ठीक है ना। और शनिचर 9th हाउस में है, यानी अब शनि आपका गुरु बन गया। कठोपनिषद, कठोपनिषद में क्या होता है, नचिकेता का गुरु यमराज बनता है। कौन सी किताब से, कौन सा ग्रंथ बोला? कठोपनिषद, कठ उपनिषद। कठोपनिषद में नचिकेता एक छोटा सा बच्चा होता है, उसका गुरु यमराज बनते हैं, जिनका सूर्य 8 दो, उनको भी यही चीज फलेगी। कठोपनिषद का पाठ कर ले, समझ में सारा उसे आ जाएगा। मैडम थोड़ी रेमेडी हैवी तो नहीं लग रही ना कि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, समझ में आ रही नहीं है? सर, मैंने ये कठोपनिषद पढ़ रखा है बहुत अच्छे से। ये मुझे अच्छा बहुत, लगा कि आपने बताया, मतलब मैंने पढ़ रखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये मैं शनि 9th की रेमेडी, मतलब शनि और गुरु की रेमेडी है। आप बेसिकली जोन सा भी उपनिषद पढ़ोगे ना, हर उपनिषद अपने आप सर में ना एक इमेजिनरी स्टोरी है। कठोपनिषद पढ़ के चक्रास और ये सब कितने अच्छे से समझ आते हैं। क्लियर समझ में आ जाता है। कठोपनिषद, कोई भी उपनिषद अपने आप में ना एक, आप ऐसे समझो कि इमेजिनरी स्टोरी है। और जब आप उसको इमेजिनेशन की तरह पढ़ोगे ना, आपकी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये शुक्ला सर ने अपनी क्लास में करवाया था और इतना अच्छे से करवाया था वो। राउंड सर्कल के साथ बताया था कि कैसे मतलब हर ग्रह का जो राउंड सर्कल है वो जब अंदर की तरफ हम बनाते जाते हैं और हम बिल्कुल सेंटर ब्रह्म स्थान पे मणिपुर चक्रा पे आते जाते हैं, तो कैसे आत्मा अपनी जो इच्छाएं हमें नहीं रखनी चाहिए उसको कैसे छोड़ते जाते हैं। वो एक बहुत अच्छे गोले के रूप में बताया था। अगर मुझे मिलेगी वो वाली स्लाइड तो मैं भेजूंगी। मैं ऐसी चीजें मैडम वैसे वो है, मैं आपको बता देता बहुत हूँ। सुंदर तरीके से कठोपनिषद करा है। ठीक है, वो चीज ठीक है। अ, दो बातें हैं, एक तो नाम मत लो किसी का भी, ज्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये है, अगर आप मेरे से मोक्ष की क्लास लेने आओगे, मैं और दूसरे तरीके से सिखाऊंगा। आप रेमेडीज पढ़ने आए हो, जी सर। आपको सब कुछ छोड़ना हो, जिस दिन उस दिन आ जाना, मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा। तो एक्चुअली आपने नाम का बता दिया ना, राधना जी का, कि मोक्ष वाला नाम पूजा वाला, तो शायद वो इमोशनल हो गई इस चीज पे लेकर। हाँ, तो आप उस पर्पज से जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो वो बड़ी नशीली चीज है, लेकिन उसमें ना आप मटेरियल से अलग हो जाते हो। उसमें आप खुद तो खुश रहोगे, बस आपका घर दुखी रहेगा आपसे तो इस चीज को थोड़ा समझ। अब जैसे एक उपनिषद है केन उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद है। केन उपनिषद पढ़ के मरकरी किसी भी कंडीशन में हो या मून किसी भी कंडीशन में हो, बैलेंस हो जाए। क्योंकि वो इतने बढ़िया तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं कि इंसान तुरंत उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, इंसान बहुत तेजी से चेंज होता है। तो उपनिषद इन मामलों में रेमेडी रहे हैं। और क्या होता है कि उपनिषद के साइज कई बार इतने बड़े होते हैं, हम सोचते हैं ये रेमेडी क्या करेंगे, छोड़ो कुछ और जो छोटी मोटी रेमेडी मिल जाए वो कर ले। तो ये चक्कर पड़ जाता है इन चीजों का, वरना ये काम करती है। पर वही वाली बात है कि आज की जनरेशन को आप ये उपनिषद पढ़ने में दोगे तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, हालांकि ये बड़ी ताकतवर चीज है। तो आप जब ऐसी मूवी देखते हो ना, लाइक नेटफ्लिक्स पे एक मूवी है लूसीफर, ये कठोपनिषद की तरह ही है। ये एक शैतान होता है, बाद में उसे पता चलता है कि मेरे को सबसे बढ़िया काम तो दिया गया है। भाई लूसीफर का काम होता है सबको मारना, सजा देना, तो सैटर्न वाला काम हो गया। और वो इस बात से दुखी रहता है कि भगवान ने मेरे को ना बढ़िया काम नहीं दिया हुआ। उसको लास्ट में रियलाइज होता है सबसे जरूरी काम तो मेरे को ही दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं सर, अब ना ज्योतिष इस तरह का हो गया कि इसके लिए भी एक R&D की टीम बिठानी पड़ती है कि किस टाइप की मूवी भी काम, क्योंकि मूवी देखो हमारे सबकॉन्शियस तक काम कर जाती है। कई हाँ, बार इम्पैक्ट कहाँ डालती है। कोई काफी सारी फेमस मूवीज ऐसी हैं जिनके एक एक डायलॉग, एक एक सीन हमारे को याद है। तो अगर क्लाइंट के हिसाब से वो चीज मिल जाए तो काम कर जाएगी, क्योंकि मूवी साइकोलॉजिकली बड़ा तेज काम करती है। कुछ काफी लोग ना अपने आप को रिलेट कर लेते हैं उस मूवी से।
ये चक्कर हो जाता है। अब मैं भी जैसे सर किताबें में थोड़ी कम पढ़ता हूँ, जैसे आप बोल रहे हो तो मैं उसको सुनने में ज्यादा यकीन करता हूँ। मैं किताबें कम पढ़ता हूँ, मेरे पे किताबें बहुत है लेकिन मेरे से नहीं पढ़ी जाती। ज्यादातर मैं ना जैसे आपसे पढ़ रहा हूँ इस तरीके में मेरे को ज्यादा मेरे को समझ में आती है। मैं किताबें ज्यादा पढ़ता हूँ सर। मैं किताबें कम पढ़ता हूँ, ज्यादातर पढ़ाने वाले लोग किताबों से बहुत पढ़े हुए हैं, मैं किताब और बहुत कम पढ़ी हूँ। मेरे साथ मैं चक्कर भी ये है, मैं किताब कम पढ़ती हूँ सर, और ऐसे जैसे विनोद जी कह रहे हैं ना, ऐसे 1 to 1 में मुझे ये समझ आता किताबें देखो, अब क्या है, जिस तरह से भी ज्ञान मिले ले लो, कोई दिक्कत नहीं। किताबें ना, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट किताबें पढ़ लो, आपको एस्ट्रोलॉजी समझ में आने लगी। ठीक है ना, जैसे कोई साइंटिस्ट की किताब या मेडिकल के जर्नल निकले, उसमें एस्ट्रोलॉजी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, तो क्योंकि उसमें ना काफी सारी ऐसी रेमेडी लिखी होती हैं कि भाई ये कर लोगे तो ये नहीं होगा, तो हमें समझ में आता है अच्छा ये तो इसलिए बताया जा रहा था। जैसे बंदर होता है, बंदर को ना आसानी से जहर नहीं चढ़ता, आसानी से जहर नहीं चढ़ता। और क्योंकि वो कोई चीज को खाने से पहले ना सूंघता है, सूंघने के बाद भी वो अपने जबड़े में फंसाता है, निगलता नहीं है। जब उसे लगता है ना कि इसके अंदर कुछ गंदगी है तो तुरंत उगल देता है वो। हमें बताया गया कि मरकरी की कैसी भी कंडीशन को सूर्य रोक सकता है, और सूर्य को बंदर माना गया क्योंकि बंदर हेल्दी है, पांचवें भाव का कारक है। और पांचवें भाव के बच्चे की तरह वो हरकतें अपनी करता छोड़ता नहीं है। तो जब हनुमान जी के बाल रूप को पकड़ा जाता है ना, तो एक्चुअल में सिंह राशि की रेमेडी है, क्योंकि वो बहुत हेल्दी है, इतनी हेल्दी है कि वो सूर्य को पकड़ रहा है, टाइम और स्पेस को भी बीट कर रहा है। टाइम और स्पेस को बीट करने का मतलब ये है कि पांचवा भाव हमारी पिछली जिंदगी है, पिछला जन्म है, और वहां से चीज को हम लेके आ रहे हैं, तो पांच ये बंदर जो है उस चीज को रोक सकता है, हनुमान जी का जो बाल रूप है। तो क्या कहा जाता है, बंदर को ना चने खिला दो, बंदर को ना केले खिला दो। और आपने मूवी देखी 3 इडियट्स? 3 इडियट्स में ना एक सीन है कि दो बार ही सीन है। एक बिल्कुल स्टार्टिंग में है कि जब वो आमिर खान की रैगिंग कर रहे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल वो बनाता है और उसके ऊपर सुसु कर देता है और करंट लगता है। सेम टाइम पे वो फिल्म के एंड में भी वही सीन है जब बच्चे कर देते हैं, जब वो कर रहा होता है। जब आप कोई चीज अपने हाथ से दूसरे हाथ में पकड़ाते हो ना, तो आपके हाथ की एनर्जी वहां चली जाती है, और सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है सॉल्ट। ये हमेशा ध्यान रखना। जब कोई नमकीन चीज आप अपने हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करते हो ना, तो आपकी बॉडी का सॉल्ट भी वो चीज लेती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव है। सॉल्ट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? पानी के अंदर। हमारे जो शरीर में हम पसीने आते हैं ना, आंसू आते हैं, वो तुरंत रेक्टिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। शिव पुराण में शिव जी बताते हैं कि लवण दान करने से, लवण माने नमकीन चीज दान करने से आपको खुशी मिलती है। आपकी अगर लाइफ में कोई ब्लॉकेज हुई पड़ी है जिसकी वजह से आप खुश नहीं हो पा रहे, तो आपको खुशी मिल जाएगी। नमक। मंगल कार्य, कोई कहता है जी हमारे घर में मंगल कार्य नहीं हो पा रहे, या कोई भी मंगल कार्य का दिन आता है तो लड़ाइयाँ बहुत होती है। बर्थडे, दिवाली, होली, किसी की शादी में जाना हो तो हमारे घर में पहले लड़ाई हमारे घर में होती है, उसके घर में हो या ना हो। मंगल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। दिक्कत से क्या, और क्या करना है? नमकीन चीज बांटनी है, जिससे बॉडी में जो एक्सेस सॉल्ट है वो ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, इससे ये नहीं है कि उसका हमें कुछ बुरा हो रहा है। हम किसको दान कर रहे हैं? जिसकी बॉडी में ऑलरेडी सॉल्ट की कमी है। समझ गए? और ये शिव पुराण का उपाय है। तो क्या सर नमकीन के पैकेट दे दो उनको? मैडम, आप नमकीन का पैकेट दे दो, समोसा दे दो, नमक पारे दे दो, घर में बना के ब्रेड पकौड़ा दे दो। ये तो आपको अपने क्लाइंट के हिसाब से जज करना पड़ेगा ना, कि आपका क्लाइंट किस तरह से वो दे पा रहा है। और जब आप किसी भूखे को अपने हाथ से देते हो ना, तो आप देखना आपके ना यहाँ पे हार्ट चक्रा की साइड ना अजीब सी सेंसेशन होगी, क्योंकि अनाहत, जो ये अनाहत चक्र है खुलता है। मतलब अभी आपने चक्रा बोला तो इसलिए मैं बोला, अनाहत चक्र खोलने के लिए खाने की चीज दूसरे हाथ में दो, लेकिन दोनों हाथ टच होने चाहिए। ऐसे नहीं आपने मेड को दिया कि जाए बांटा, तो नहीं खुलेगा।
हरिद्वार में काफी योगी भिखारियों के बर्तन मांजते मिलते हैं, और योगी भी ऐसे जो कई हजार साल से जी रहे हैं। उन्हें भी पता है सेवा जरूरी है, कुछ जगह कुछ चक्रास खोलने के लिए ये चीज चलती है। तो मंगल कार्य नहीं हो रहा, यहाँ पे चले जाओ। अब मंगल की कैसी भी कंडीशन है, 4 8 12, ये उपाय काम करता ही करता है। आपके पास केस आ गया जी, मेरे घर में डेली कलेश है, ठीक है, नहीं खोलना, चार्ट ही नहीं खोलना, उपाय दे दो सीधा भाई। कोई कह रहा है मेरे घर में कलेश है, मंगल बिगड़ा हुआ है ना, अब इसमें कोई लंबी चौड़ी वो चलाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। तो काफी प्लानिटरी पोजीशन तो क्लाइंट खुद ही आके बोल देता है, ये चेक करो। हमें तो बस ट्रिगर करना होता है कुछ बोल के, कुछ भी ट्रिगर कर देते हैं, बाद में तो उसको बोलने तो वो सब बता देगा कि कौन सी प्लेसमेंट कैसे है। और ट्रिगर करना है किसी को, शनि से चौथा भाव पढ़ दो, जहाँ भी सैटर्न है उससे फोर्थ हाउस एक बार ट्रिगर कर दो कि ये दिक्कत है, चालू हो जाए। तो शनि किसी का सेकंड में है, बच्चों की दिक्कत, बच्चों से रिलेटेड पांचवें भाव की जो भी दिक्कतें आ सकती है। अगर कोई फीमेल का सेकंड हाउस में सैटर्न है तो उसके पार्टनर की इच्छा पूर्ति में दिक्कत हो सकती है, 7वें से 11वां हो गया ना। अब वो आपका माइंड है कितनी दूर तक जा सकता है, लेकिन शनि से चौथा जहां पढ़ोगे इंसान ट्रिगर हो जाएगा। इंसान को और दुखी करना है, गुरु से छठा पढ़ दो। गुरु की थ्योरी क्या है, कारको भावनाशय है ना, ये तो हर वैदिक वाले के मुंह पे रखा रहेगा। अब गुरु जहां बैठता है वहां डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का हाउस एट्थ है, यानी गुरु जहां से एट्थ है ना, भाई गुरु जहां डिस्ट्रक्शन कर रहा है तो यानी गुरु ने एट्थ की क्वालिटी पकड़ ली। तो गुरु सपोज करो एट्थ हाउस में ही है, एट्थ हाउस की प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, तो लगन से अष्टम बन गया। लेकिन गुरु से तो जो लगन देखेंगे वो छठा देखेंगे, गुरु से तो 6 घर आगे बन गया ना। तो आपकी कुंडली में गुरु जहां भी है वहां से 6 घर आगे एक बार पढ़ के देखो, किसी एक प्रॉपर्टी में आपको बहुत बड़ी खराबी मिलेगी। ठीक है ना, कोई एक प्रॉपर्टी कई बार ऐसी होती है जो उजड़ जाती है, वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है क्लाइंट को हिलाने का। शनि से चौथा, गुरु से छठा, 1 मिनट है पढ़ो, फिर वो खुद ही बताएगा सारा। तो सर उसके लिए कराना क्या, जैसे सपोज कितने ही आते हैं जिनका गुरु ही होता है एट्थ में। मैं आपको कराने की बात ही नहीं कर रहा मैडम, आप ऐसा ट्रिगर कोई करो। फिगर कि उनसे खुद ही क्वेश्चन पूछ लो, आप क्लाइंट आके बैठे कि आप ट्रिगर करो, ए, ट्रिगर करके बस सुनो। जब कोई बोलता है ना तो साथ में सॉल्यूशन भी देता है, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। अगर कोई आवाज परमात्मा दे रहा है ना तो परमात्मा उसको सॉल्यूशन भी दे रहा है। आपका काम है बस सुनना, और ट्रिगर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। कोई कहे जी भाई मेरे ना शरीर में दम नहीं है और मैं काम पे नहीं जा पा रहा, तो सॉल्यूशन दे तो रहा है वो हमें साथ में, कि मंगल अच्छा कर दो मेरा। समझ गए। कोई कह रहा है मेरे पति की मेरे कोई मेरे पति या मेरे पार्टनर की मेरे से इंटीमेसी नहीं है, मिथुन राशि का बोल तो रहा है। मिथुन राशि में इंटीमेसी क्लियर दिखती है ना, ढंग से देखोगे तो कपल तो उसी में ही है, बाकी में तो है ही नहीं। ज्यादा ज्यादा मीन में मिल जाएगा आपको कपल, 2 मछलियां हैं, लेकिन असली के जो कपल है वो मिथुन में है, मैथुन जिसे बोलते हैं। जहां भी है उसको एक्टिव कर दो हो जाएगा। अब कहीं मिथुन खराब मिलती है या अष्टम भाव में, जैसे वृश्चिक लगन वालों वो बेचारे तो थोड़ा इस चीज को इसलिए बोलते हैं, थोड़ी मैरिड लाइफ थोड़ी सी अजीब रहती है, लेकिन रहती है, लेकिन हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ट्रिगर करने का ये तरीका, बस सुनो और सॉल्यूशन वो खुद ही बोल देगा। सर मैं ये चीज समझ नहीं पाया, जैसे अभी कुछ 3 4 चीजें आपने बताई कि भाई मेल को कर दो, न्यूट्रल को कर दो, या दूसरी चीज को कैसे क्या चीज करना है, मतलब इसकी कुछ रेमेडीज करनी है हमें, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, मैं वो चीज समझ नहीं पाया। ठीक है सर, मिथुन राशि एक्टिविटी की राशि है, जैसे सेकंड नंबर फूड की राशि है, ठीक है। मिथुन राशि एक्टिविटी, उस हाउस से रिलेटेड एक्टिव रहना चाहिए।
उस हाउस में आप ये नहीं मान सकते कि मैं रोक लूं, जो चौथे से 12वां है, ठीक है, उसको रोक नहीं सकते, उस हाउस को बहुत तेज एक्टिव रहेगा। फोर्थ हाउस होता है क्लींजिंग का, पानी को हर वक्त चलना है और साफ होके चलना है, ठीक है। तो और मूवमेंट का है। अब जैसे सपोज करो कोई सिंह लगन का व्यक्ति, 4 नंबर राशि 12th हाउस में, उसको बार बार सोने की पोजीशन चेंज करनी चाहिए। अगर एक ही जगह रह गया लगातार, वो एक ही टाइम सोता रह गया, तो एंजाइटी को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 नंबर राशि जहां भी है वहाँ वो हिलना मांगेगी, और साथ में वहाँ की क्लींजिंग भी मांगेगी। और 3 नंबर राशि सिंपल सी है, कम्युनिकेशन मांगती है, उस मुद्दे को लेके कम्युनिकेट करना, ठीक है ना। तो ऐसे, वो तो मैं आपको पूरे कोर्स में बताऊंगा, 12 की 12 राशियों पे कम से कम 3-3 4-4 पॉइंट बताऊंगा कि इसको ऐसे एक्टिव किया जा सकता है, इसको ऐसे एक्टिव किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे मेष राशि जहां भी होती है, उस हाउस में सिर मारोगे मारोगे, जैसे बकरे की आदत होती है ना, जब लड़ाई होती है ना सीधा सिर लेके घुस जाता है। तो जहां भी आपका मेष है वहां पे आपका दिमाग चलेगा ही चलेगा, रोका नहीं जा सकता, और आपको चलाना चाहिए। सपोज करो कोई हम्म, आप अपना ही लगन बता दो। मेरा तो सर वृश्चिक है। वृश्चिक है, ठीक है। अब वृश्चिक वालों के साथ क्या दिक्कत है, छठे भाव में चली गई मेष राशि, लड़ना ही इनका स्वभाव है, और ये सुकून की उम्मीद करेंगे तो ये हेल, नरक में जाएंगे। लगने क्यों वही है सर। तो इनको हर वक्त लड़ना ही पड़ेगा, और लड़ने को एंजॉय करना पड़ेगा, बात ये है। बात ये नहीं है मैं कहूँ कि सर लड़ नहीं, मजा लो उस चीज का। लड़ाई का जितना मजा लेंगे उतनी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। इसलिए वृश्चिक वाले को बचपन में क्या बोलते, तो लॉयर बन जा भैया, पुलिस में चला जा, क्योंकि जीवन ही इनका वो है, एक तरह का संघर्ष समझ लो। अब ऐसे व्यक्ति कोई ऐसे प्रोफेशन में चला जाए जहां हर वक्त कोई परेशान, जैसे एस्ट्रोलॉजर ही सपोज करो, हर वक्त परेशान इंसान आना है, तो आप देखोगे और उसको एंजॉय करो, आप देखोगे कि आपको मजा आ रहा है। और आप कहोगे नहीं थोड़े सुकून की है, मुझे ना कंसल्टेशन में इतना मजा नहीं करना, एंग्जाइटी दे रही है, आपको और दिक्कतें आ जाएंगी, दूसरी तरह की बीमारी उठ के आ जाएगी। तो मेष राशि जहाँ है वहां सिर मारना ही पड़ेगा, और उसको एंजॉय भी करना पड़ेगा। तो सर जैसे मेरी सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में है, तो बताओ कहाँ सर मारना है। परिवार में मारना है, पैसे के लिए मारना है। मारा। सर कुंभे में भी कह सकते हैं ना हम लोग, मतलब सेकंड हाउस हमारे कुंभे का कुटुंब का भी होता है, तो वहां पे भी सर खपाया जाएगा। और बोलने में सर खपाया जा सकता है, वाणी भाव भी है उसमें। सर खपाया भी जाएगा, और उस चीज के लिए सेक्रीफाइस भी किया जाएगा, और कोई नाम भी नहीं होगा। तो सर मैं तो, मेरी तो रेमेडी हो रही थी, और मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है कि सारे कुनबे को इकट्ठा रखने के लिए मायके ससुराल दोनों तरफ मैं ही एफर्ट करती रहती हूँ, और जिस रिश्ते में मैं एफर्ट छोड़ देती हूँ वो छूट भी जाता है। हम्म, सिंपल सी चीज है। तो 1 नंबर राशि आपके सिर को दिखाती है कि भाई आप वहां पे सिर दिए बिना नहीं मानोगे। और चक्कर पता है क्या है, 1 नंबर राशि पहली राशि है। जब धमाका हुआ ना, बिग बैंग थ्योरी आपने सुनी होगी, जहां से पूरी रचना शुरू हुई, जी, बिग बैंग, जी मैं यूज तो जो वो करती हूँ अपने धमाका है ना, वो मेष राशि है। मेष राशि में एनर्जी तो बहुत है, लेकिन दिशा नहीं है। जैसे बम फटता है ना, तो आप देखो उसका टुकड़ा कहीं भी जा सकता है, एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं जाएगा। जी, तो मेष राशि प्रसार में प्रसार की राशि है ना, प्रसार करती है। सामान्य ऊर्जा, बट सिस्टमेटिक नहीं है। तो मीन लगन वाला जब कमाएगा तो कई सोर्स से पैसा आ जाएगा, एक सोर्स से आने में दिक्कत आएगी। और जब कहेगा ना एक ही सोर्स से पैसा आ जाए, वो सोर्स ही बंद हो जाएगा। ओके। जेमिनाई वाला अगर अपनी इच्छाएं छोड़ देगा ना, मर जाएगा। वो जीवित ही इसलिए है, ठीक है ना। वृश्चिक लगन वाला सुबह उठ के देखेगा नहीं ना आज लफड़ा क्या है, उसको मजा ही नहीं आएगा, वो कहेगा आज ऐसे कैसे हो सकता है। आज विनोद जी सुबह ही न्यूज न्यूज सुनने लग जाया कर सुबह उठते ही। विनोद जी नहीं ने मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले बता तो दिया, वो मेडिकल से आ रहे हैं, वो डॉक्टर से दिखा के आ तो रहे।
मेरा इस तरीका के नहीं रहता, गलत चीज नहीं बर्दाश्त है बस, बाकी ऐसा किसी चीज पे नहीं रहता, मतलब तो रात में भी बाकी सब लोग जानते हैं। सर क्योंकि देखो, जो जैसे वृश्चिक के लिए जो चीजें बोली जाती है ना, मेरे में उसमें बड़ा डिफरेंट है चीजों को लेके, कई सारी चीजों को क्या है कि अच्छी नहीं लगती। आप जब अलग अलग परिवेश में जाते हो ना, तो आपको और भी जहां तक मैं आपको जानती हूँ, आपसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। सही मैं सही है तो ठीक है, गलत बात बर्दाश्त नहीं करोगे। जो होती है ना, मैं घर में ना कहीं पर वो बर्दाश्त नहीं होती, तो वो अपना। सिंपल सी बात है ना सर। 8 नंबर राशि जो है, 8 नंबर लगन जो है, उसका बाधक कौन हुआ? चंद्रमा। 4 नंबर। 4 नंबर राशि किस चीज की? जो बहती रहे, लेट गो कर दे। बट 8 नंबर राशि लेट गो करने पे नहीं जा रही। वो खड़ा पानी हो गया, क्योंकि उसके अंदर वो आ गया, क्या कहते हैं, स्थिरता आ गई, स्थिर स्थिर साइन हो गया, तो 5 8 11। तो वो थोड़ा सा खड़ा हो गया। वो पहले पुराने लफड़ों को सुलटाएगा, फिर नए पालेगा। तो जब तक पुराने सोल्व नहीं होंगे, फिर जब तक वो नए नहीं पालेगा, है ना। क्योंकि जैसे वृश्चिक के लिए बोला जाता है ना सर कि छुपी हुई राशि है, ऐसे लोग ऐसे। मेरे साथ में क्या है कि छुपाओ तो है। छुपाओ क्या है, जैसे कोई मेरे फ्रेंड्स है, उनका कोई सीक्रेट है तो वो छुपाओ, अपना कुछ नहीं छुपाता। लेकिन उनके कोई, उन्होंने अपनी प्राइवेसी कोई सीक्रेट बता रखा है तो वो हिडन जरूर रहता है। तो मेरा यहाँ पे वो है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये लोग अपने मन में बहुत कुछ छुपाते हैं, तो वो ये चीज लगती है। लेकिन अपना नहीं छुपाता, दूसरे का जो है ना, जो जिन्होंने सीक्रेट शेयर किया उनका, जैसे लाइक क्लाइंट भी है कोई, उनका हो गया, कोई फ्रेंड्स है उन्होंने डिस्कशन किया, वो चीज में जरूर। एक्चुअली एक ही राशि से कई मीनिंग्स निकलते हैं, आपने एक ही बिल्कुल सही राशि कहा। को वो केवल मल्टीपल कोई तरीके से बंदा पढ़ते हैं ना। हाँ, कैसी कैसी छुपाव बात है है, वो कैसा तो उठाता है उससे। छुपाओ, दूसरे की चीजें छुपाना आ गया। हाँ, दूसरे की तो देखो छुपानी चाहिए। वही है ना कि हम पे सर, जैसे लगन का, राशि का, नाम का, इन सब चीजों के मिक्स इफेक्ट पड़ जाते जी बिल्कुल। और अब आप प्रोफेशन ही ऐसा है जो ज्योतिष वाला प्रोफेशन है, इसमें तो सीक्रेसी वैसे भी रखनी पड़ती है हैं, सब इसमें तो चीजों सीक्रेसी रखी जाती की। जी। है। हाँ, अब वही वाली बात है कि जितना डिस्कशन होगा, चीजें उतनी ना खुल जाती है, क्योंकि काफी चीजें इंडेक्स में खुल ही नहीं सकती। वो परत ही जी। नहीं पकड़ी जाएगी। ये चक्कर आ जाता है। तो अब जैसे आपका ही 8 नंबर लगन है, तो हम आपके लिए बोल सकते हैं सर, आप बासी चीजें नहीं खाओ, वरना आप पास्ट में चले जाओगे। कि पास्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ, आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे, जितना आप इन चीजों को खाओगे, बासी खाने को। ठीक है, फ्रेश खाने को फ्रेश खाना, या बासी जिनकी अपनी एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, जैसे मैंने बताया शहद है, ड्राई फ्रूट्स है, बासी होने के बाद वो एक्स्ट्रा वैल्यूएबल हो। जैसे विंटेज कार्स हैं, वो पुरानी होने के बाद, जैसे बुलेट आती है पुरानी, ठीक है, 90 का मॉडल नए मॉडल से ही महंगा है। ठीक है, तो आपको छोटी छोटी चीजें, उन चीजों में काम करना पड़ेगा। वो आपके लिए है, क्योंकि वो आपको भगवान से प्राप्त है। जैसे मैं कह सकता हूँ सर, एक कोई, मतलब कोई विंटेज सामान अपने ड्राइंग रूम में रखो। ठीक है, फर्स्ट हाउस इज ड्राइंग रूम। कुंडली का फर्स्ट हाउस जो होता है, ड्राइंग रूम होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का उच्च घर है, सूर्य सभागार है। अब आपके 8 नंबर जो आपके ड्राइंग रूम में, आप ये चीज चेक करना, कोई डेड चीज या कोई पुरानी घड़ी या कोई ऐसी पुरानी कोई आइटम तो नहीं लगी जो बेहद पुरानी हो चुकी है। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन उसी को अगर सूर्य का रूप दे दोगे, लुक अच्छी दे दोगे, तो वो 8 नंबर लगन को अच्छा रिजल्ट देगी। जैसे आजकल वो होती हैं, क्या कहते हैं, जो लालटेन होती है ना, लालटेन लगाते हैं काफी लोग अपने ड्राइंग रूम में। हाँ जी। लेकिन वो एंटीक में इतना बढ़िया लुक दे देते हैं उसे। तो ऐसी चीजें आपको लगाना बढ़िया रहे। और आपने कहा जी कोई पुरानी अलमीरा है और उसमें जंग भी लग गया है, तो वो भी एंटीक, लेकिन अब वो नेगेटिव हो जाए। उस चीज का ख्याल रखना होता है 8 नंबर का। ठीक है ना। वो चीज एज का रिलेशन है, तो हम कई बार हनुमान जी को भी यहाँ से रिलेट करते हैं कि हाँ भी ऐसी कोई चीज हो सकती है। और इसी में नेगेटिव देखा जाएगा कि भाई आप एक नॉनवेज पार्टी करते हो ड्राइंग रूम में बैठ के, वो नेगेटिव रिजल्ट दे देगी। या बंदूक रखते हो, वो भी इन चीजों से रिलेट कर जाती है। ये चक्कर है। ठीक है ना।